For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए बच्चों, तो हमने अपना डायरेक्टर्स का सिलेबस बच्चों कवर किया। एक बार अगर मैं आपको आपके सिलेबस का ओवरव्यू दे दूं, वैसे तो सारा कुछ आपको पता ही है ऑलरेडी, बट फिर भी अगर हम एक बार आइडिया लेते हुए चलें कि आगे का सेशन कैसे चलेगा, तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये हमारी एक वॉल्यूम 1 आती है जिसमें आपका पूरा कॉर्पोरेट लॉ कवर्ड है, कंपनी लॉ एज वेल एज सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज लॉ भी। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 तक आपका कंपनी लॉ आता है। फिर ये 2 चैप्टर्स आपके आ जाते हैं सिक्योरिटी लॉ के, जिसमें आपका सेबी एक्ट और सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस कवर रहती हैं। उसके बाद आपका जो वॉल्यूम 2 है वो तो आपका पूरा इकोनॉमिक लॉज है। तो हमने बच्चों ये जो कंपनी लॉ का टॉपिक है इसको टोटल 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले ये 3 लेंदी चैप्टर्स आते हैं डायरेक्टर्स की, हमने कर लिए हैं फिनिश। इन 3 डायरेक्टर्स के चैप्टर के बाद बच्चों यहां पर 3 टॉपिक्स आते हैं, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इन तीनों चैप्टर में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कंपैरेटिवली आसान रहता है। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, बिकॉज वहां पर जो सेक्शंस है उनकी लेंथ थोड़ी लंबी होती है, तो उस पूरे सेक्शन को कंप्राइज करके समझ पाना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है वो से बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, बिकॉज इस चैप्टर में इतनी ज्यादा सिमिलर एंड इंटरकनेक्टेड बातें आती हैं कि बच्चा उन पॉइंट्स को लिंक नहीं कर पाता और वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी बात कहां से पढ़नी है। तो पहले बच्चों अभी हम स्टार्ट करने वाले अपना इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन के साथ ही, और आई ट्राई कि मैं आपको हेल्प करूं वो डॉट्स कनेक्ट करने में, जिससे चैप्टर आपको परेशान ना करे। तो आई जस्ट टेल यू द प्रोसेस फ्लो जिससे आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते अगर आपको लगता है वो प्रोसेस फ्लो आपको हेल्प करेगा तो साइड बाय साइड आप छोटा छोटा उसको नोट भी करते रहना। तो एक चैप्टर आ रहा है बच्चों आपका इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो जहां आप डायरेक्टर्स फिनिश करते हो दैट इज 205, उसके जस्ट बाद कंपनीज एक्ट में 206 से चैप्टर स्टार्ट होता है और 229 तक जाता है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस चैप्टर की अगर हम बात करें बच्चों तो सेक्शन 206 से लेकर 229 तक जाता है, और चैप्टर में आपको 3 बातें देखने को मिल रही है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो वर्ड्स बच्चों इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी हैं, इनको तो हम कलेक्टिवली करते हैं इस्तेमाल, और इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी बड़ा एक रेगुलर प्रोसीजर है जहां पर हम किसी पर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा रहे, कोई बहुत इंटेंस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, कोई बस जानकारी मंगा रहे हैं, बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मे बी इंस्पेक्शन हो रहा है, उसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। और अगर इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने के बाद हमें लगा हां जी घपला है, यहां पर तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है, उस केस में फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन्वेस्टिगेशन में चले जाते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका इसी टाइप से बाइफरकेटेड है। इस चैप्टर में पहले आपको इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी की बातें जानने को मिलती हैं, देन वी जंप डाउन टू द इन्वेस्टिगेशन। तो इस चैप्टर में बच्चों सेक्शन 206 से लेकर 209 दैट इज 206 टू 209 आपको इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी की बातें जानने को मिलती है। फिर 210 ऑनवर्ड्स इस चैप्टर में सारी बातें आपकी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड आ जाती है। तो पहले हम यही इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी के सेक्शन 206 से लेकर 209 की बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला टारगेट यही रहेगा। तो आज एक बार कॉम्पैक्ट बुक पर 206 टू 209। तो बच्चों यहां पर 206 क्या बता रहा है, ये आरओसी एंड कुछ इंस्पेक्टर की पावर बता रहा है कि वो कैसे इंस्पेक्शन या इंक्वायरी कर सकते हैं। अब जैसे ही वो इंस्पेक्शन या इंक्वायरी करने आएंगे तो जिस भी कंपनी का इंस्पेक्शन हो रहा है, क्या उस कंपनी के डायरेक्टर्स को उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनको असिस्टेंस देनी पड़ेगी? यस, ये कहा 207 ने। उसके बाद क्या कह रहा है जी, इंस्पेक्शन कंपनी के डायरेक्टर से सारी जानकारी लेने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके सीजी को देगा, और उस रिपोर्ट में सीजी को वो क्या कह सकता है कि सीजी चलो आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, हमें लग रहा है इस कंपनी में ज्यादा बड़ा डिफॉल्ट हो सकता है। एंड लास्टली बच्चों यहां पर एक सेक्शन आ जाता है सर्च एंड सीजर का। तो इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी के सिर्फ ये 4 ही सेक्शन है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप कह रहे हैं सेक्शन 206 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज। तो ये वाला सेक्शन भी बच्चों आपका 3 लेग में डिवाइडेड है। पहले यहां पर आएगी आरओसी की पावर कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवाने की, कि आज अगर आरओसी चाहता है तो वो कंपनी से कोई भी जानकारी मंगा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं जी, इफ नेसेसरी आरओसी में बाय रिटन नोटिस इंक्वायर या रिक्वायर द कंपनी टू फर्निश रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम। कि जी कोई डेटा देखने के बाद आरओसी को लग रहा है जी कंपनी से इस पॉइंट पर मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन आस्क फॉर दैट। एंड एक सवाल आया जी, यहां पर जो आप जानकारी मंगाते हो वो कंपनी से भी मंगा सकते हो या कंपनी के ऑफिसर्स या एम्प्लॉय से भी मंगा सकते हो। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर सवाल बनता है कि जी सपोज हम आज के दिन में किसी फाइनेंशियल ईयर 17-18 का कोई डेटा कंपनी से मंगाना चाहते हैं और उसके एम्प्लॉय से मंगाना चाहते हैं। हमने उसके एक डायरेक्टर को नोटिस भेजा और कह रहे जी आज के दिन में कंपनी का डायरेक्टर हुई नहीं, 2017-18 में तो था पर आज के दिन में नहीं हूं। तो सवाल उठता है जी जो पास्ट पीरियड के हमारे डायरेक्टर्स या एम्प्लॉय हैं, तो क्या वो पास्ट पीरियड की इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए लायबल होंगे? द आंसर इज यस। दैट इज जिस साल का डेटा या जिस टाइम का डेटा आरओसी मांग रहा है, अगर उस समय आप कंपनी के एम्प्लॉय या डायरेक्टर थे तो आपको यहां पर इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। और आपकी इंफॉर्मेशन फर्निश करने के बाद आरओसी कह रहे हैं इस पर तो हमें फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या वो फर्दर इंफॉर्मेशन का एडिशनल रिटर्न नोटिस भी आप पर सर्व कर सकता है? यस। तो ये तीनों पॉइंट्स नॉर्मल इंफॉर्मेशन के, कि आरओसी बस अभी कोई जानकारी मंगा रहा है, पास्ट एम्प्लॉय से भी मंगाई जा सकती है और इसके बेसिस पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आरओसी मंगा सकता है। अगली बात बच्चों यहां पर आती है इंक्वायरी की,
कि अब थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड इंक्वायरी यहां पर आरओसी कर रहा है। ये इंक्वायरी आरओसी बच्चों या तो सुओ मोटो अपनी मर्जी से कर सकता है, या किसी की कंप्लेन पर। फॉर एग्जांपल कंपनी के मेंबर आकर कंप्लेन कर रहे हैं, आरओसी हमें लग रहा है हमारी कंपनी में घपला हो रहा है, आप एक बार इंक्वायरी करके पता करिए। तो जी उनकी कंप्लेन पर भी आरओसी को अगर लग रहा है कि हां जी कंपनी में शायद फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो रही है, कंपनी अपने इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं कर रही, तो वो कंपनी पर एक रिटर्न ऑर्डर पास करके कह सकता है कंपनी आप ये फर्दर एक्सप्लेनेशन सबमिट करिए, या वो वहां पर इंक्वायरी कैरी आउट कर सकता है। और बच्चों ये इंक्वायरी करने की पावर एक तो आरओसी के पास है। लाइकवाइज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, एमसीए, अगर एमसीए चाहे तो वो भी आरओसी की कह सकता है कि जाइए आरओसी आप इंक्वायरी करके आइए, या एमसीए चाहे तो वो किसी इंस्पेक्टर को भी भेज सकता है, मतलब इंस्टेड ऑफ आरओसी वो किसी और इंस्पेक्टर को भी एक कंपनी में इंक्वायरी करने के लिए भेज सकते हैं। तो एक तो बच्चों सेक्शन 206 में आरओसी की पावर आई थी नॉर्मल इंफॉर्मेशन मंगवाने की, एक पावर आई इंक्वायरी की, एंड लास्ट पावर आ रही है बच्चों इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो वर्ड इंस्पेक्शन है वो हम जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं कि आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरी लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंस्पेक्टर या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को बोलकर कह सकता है कि जी आप कृपया इस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्ट करिए। एंड बच्चों ये सारी इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन करने के लिए क्या हमें कंपनी के डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज का साथ चाहिएगा? यस। तो सेक्शन 207 ने क्या कहा, जैसी कोई आरओसी या इंस्पेक्टर यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करने आए या हमसे कोई जानकारी मंगा रहा है तो उन्हें हमें सारी रिक्वायर्ड असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब एक चीज बताना बच्चों, सपोज आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आज आरओसी इंक्वायरी करने आया, आपसे कोई जानकारी मांग रहा है, आप कर नहीं देते, कर लो, क्या करोगे? मतलब आप एक सरकारी अफसर को इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहे हो। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है जी, ऐसे केस में आपका ऑफिस उस कंपनी से विकेट मान लिया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे किसी भी कंपनी में ऑफिस होल्ड करने से। दैट इज जब तक वो ऑर्डर फोर्स में रहेगा आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल आ जाता है, तो ध्यान रखना अगर आपने रिक्वायर्ड असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करी तो उस केस में आपका ऑफिस वेकेटेड होगा एंड यू विल बिकम डिस्क्वालीफाइड। भानवी नॉट नेसेसरली इंक्वायरी कंपनी के अफेयर्स का भी हो सकता है, ठीक? ऐसा जरूरी नहीं कि इंक्वायरी एक नेचुरल पर्सन की ही हो, कंपनी के इंफॉर्मेशन की भी आप इंक्वायरी कर सकते हो कि कंपनी से कोई जानकारी मंगानी है, ठीक? इंस्पेक्शन वर्ड जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इंक्वायरी आप एक जनरल इंक्वायरी कर रहे हो, वो किसी पर्सन से हो सकती है, कंपनी के अफेयर्स के लिए हो सकती है, तो वो वर्ड आ जाता है। अगली बात जी, पावर ऑफ आरओसी और इंस्पेक्टर की जब वो इंक्वायरी करने आएंगे तो उनके पास क्या पावर्स है कि जी वो बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई फोटोकॉपी पेज करके लेना चाह रहे, कोई प्रिंट आउट लेकर जाना चाह रहे, लेकर जा सकता है, एंड वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लेस करना चाहे कर सकते हैं, और उन्हें सिविल कोर्ट की ये वाली पावर दे दी गई। मतलब जो पावर जनरली एक कोर्ट के पास होती है वो पावर यहां पर आरओसी और इंस्पेक्टर को दे दी गई है। कौन कौन सी? कि जी आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन करने के लिए मंगवा सकते हो, आप सम्मन इशू करके किसी को बुला सकते हो, और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन किसी भी टाइम कैरी कर सकते हो। तो ये कोर्ट वाली पावर आज आरओसी और इंस्पेक्टर को दे दी गई। और बच्चों अपनी इंस्पेक्शन पूरी होने के बाद आरओसी और इंस्पेक्टर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, एंड वो ये रिपोर्ट किसको सबमिट कर देंगे? सीजी। सीजी मतलब एमसीए। और इस रिपोर्ट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन क्या दे सकते हैं कि सीजी हमें इंक्वायरी करने के बाद लग रहा है इस कंपनी में घपला हो रहा है, शायद ये इंडिया बुल्स है, शायद ये डीएचएफएल है, शायद ये सीजी पावर है, इन कंपनीज में या एलएनएफएस है, हमें लग रहा है शायद कुछ बड़ा पकड़ा है, कोई बड़ा फ्रॉड है, तो वो साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं एक रिकमेंडेशन कि सीजी हमें लगता है कि आपको यहां पर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है जो बहुत इंटेंस होगा। तो वहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज होती है जहां पर एक्चुअली में फ्रॉड हुआ उस चीज के सबूत ढूंढे जाते हैं। तो इस रिपोर्ट के साथ सीजी को रिकमेंडेशन जाता है, और बच्चों इस रिकमेंडेशन को सुनने के बाद अगर सीजी को जरूरी लगता है तो सेक्शन 210 आएगा इन्वेस्टिगेशन का, वहां सीजी आरओसी की इस रिपोर्ट के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। तो वो पावर सीजी को सेक्शन 210 में दी गई है। तो यहां पर इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट सीजी को कर देगा सबमिट। एंड लास्टली बच्चों एक सेक्शन 209 आया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जी इंस्पेक्शन या इंक्वायरीज के दौरान आरओसी या इंस्पेक्टर को क्या लग रहा है कि जी जैसे हमने इंस्पेक्शन या इंक्वायरी करी, अब ना कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट छुपाने शुरू कर दिए, डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर दिए, 2 नंबर के खाते थे वो कंपनी गप कर रही है। दैट इज उन्हें लग रहा है कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉल्सिफाई कर सकती है, छुपा सकती है। तो ऐसे केस में वो उनकी प्रीमाइसेस में घुस करके उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं? सीज। पर क्या ये पावर वो अपनी ऑटोनॉमी से एक्सरसाइज कर सकते हैं? आंसर इज नो। लॉ ने कहा आरओसी एंड इंस्पेक्टर अगर आप उनकी प्रीमाइसेस में घुस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज करके लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको पहले स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना स्पेशल कोर्ट के अप्रूवल के आप ये काम नहीं कर सकते। बच्चों यहां पर एक बार पेपर में सवाल आया था कि आज आरओसी को लगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में घपलेबाजी हो रही है, कल जाकर के वो इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज करके ले आइए, बताइए ठीक है या नहीं? नहीं होगा जी, बिना स्पेशल कोर्ट के अप्रूवल के वो यहां पर सीजर नहीं कर सकते।
और कोर्ट से अप्रूवल मिलने के बाद भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज करके ले गए, क्या अपने पास 4-5 साल तक रख सकते हैं? आंसर इज नो। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीजर कितना अलाउड है बच्चे? यहां पर 180 डेज। पर एक्सेप्शनल केसेस में अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो फर्दर 180 डेज तक आप उनको अपने पास रख सकते हो। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स लौटाने से पहले आप उनकी कॉपीज ले सकते हो, उनमें कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क प्लेस करना चाहो दैट यू कैन डू। तो ये आता है बच्चों आपका सेक्शन 206 से लेकर 209 इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। तो ये तो 206 टू 209 बच्चों पूरा हुआ। इसके बाद बच्चों सेक्शन 210 से लेकर 229 ऑनवर्ड्स ये आपके डीलिंग करते हैं इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, इन्वेस्टिगेशन होता है बहुत ही डिटेल्ड। जनरली किसी कंपनी के इन्वेस्टिगेशन को अच्छा नहीं माना जाता। इट इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर अ कंपनी कि उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया गया। नॉर्मल इंक्वायरी इंस्पेक्शन है, लोगों को समझ में आता है, जी चलता रहता है, पर इन्वेस्टिगेशन इज समथिंग सीरियस। और बच्चों इन सेक्शन में जो इन्वेस्टिगेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन होते हैं वेरियस टाइप्स के। तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर अपनी कमांड बनानी है। एक तो बच्चों यहां पर आता है सेक्शन 210, जहां पर एक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी कौन करवाती है? सीजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करा रही है। एक आता है बच्चों सेक्शन 212, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्वेस्टिगेशन कराती है, पर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंस्पेक्टर से इन्वेस्टिगेशन ना कराकर किससे इन्वेस्टिगेशन करवाएगी? SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिसका गठन किया जाता है सेक्शन 211 में। तो SFIO बनेगा कैसे वो सीजी बताते हैं सेक्शन 211 में। एक बार SFIO एस्टेब्लिश हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ केसेस का इन्वेस्टिगेशन SFIO द्वारा करवा सकती है। SFIO से बच्चों इन्वेस्टिगेशन कब कराया जाता है? जब बहुत ज्यादा पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है जनरली, और जहां पर हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत है। सीजी को लग रहा है जी ये छोटा मोटा इंस्पेक्टर जाकर ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा, ये केस बहुत बड़ा है, तो यहां पर हमें एक स्पेशलिस्ट को भेजना पड़ेगा। जैसे बच्चों मर्डर का केस होता है, कई बार पुलिस सॉल्व करती है पर कई बार सीबीआई आती है, तो आप इसको एक तरह से सीबीआई मान लेना कि सीजी SFIO को वो केस भेज सकती है। बच्चों जो विजय माल्या का केस था, गीतांजलि जेम्स का केस था, आपका सीजी पावर का केस था, IL&FS का केस था, इन सब केसेस का इन्वेस्टिगेशन SFIO ने ही किया था। दैट इज जहां पर सीरियस फ्रॉड इन्वॉल्व होता है, तो सीजी चाहे तो सेक्शन 212 में SFIO द्वारा इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। फिर आता है बच्चों एक सेक्शन 213, जहां इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की पावर किसके पास है? NCLT के पास। कि कंपनी के कुछ मेंबर वगैरह या कोई और पर्सन जाकर एक NCLT से कह सकता है कि ट्रिब्यूनल, हमें लग रहा है इस कंपनी में घपला हो रहा है, हमें लगता है आपको यहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी चाहिए, तो उस केस में NCLT ऑर्डर पास करके सीजी को बोलेगा चलिए सीजी इन्वेस्टिगेशन कराइए, मैं आपको बोल रहा हूं। तो सेक्शन 213 में NCLT के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की। और एक चीज बताना बच्चों, NCLT ने किसी के कहने पर आज इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। एंड सेक्शन 210 में भी हम पढ़ेंगे कि आज एक कंपनी SR पास करके सीजी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकती है। तो यहां पर बच्चों जो इन्वेस्टिगेशन करने का खर्चा आएगा, तो जो आज जाकर कंप्लेन कर रहा है, क्या वो फ्रिवलेस कंप्लेन कर सकता है? यस। हर इंसान क्या करेगा? जाकर कंप्लेन कर देगा, इन्वेस्टिगेशन बैठ जाएगी। इसलिए लॉ ने कहा जो भी इन दोनों केसेस में इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रहा है उसको सेक्शन 214 में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो आप बस आ रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन उठा रहे हो ना। तो सेक्शन 214 में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट भी यहां पर ले डाउन करी। तो ध्यान रखना, 210 में सीजी इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, 211 में SFIO का गठन होता है जो 212 में इन्वेस्टिगेशन करता है, 213 में NCLT इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा, और 214 में क्या आ जाता है? 214 बस इतना कहता है कि जी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद बच्चों एक छोटा सा सेक्शन 215 आता है, वो क्या कहता है? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो इंस्पेक्टर आएगा ना, वो होना चाहिए सिर्फ एक इंडिविजुअल, कोई बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह यहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अगला बच्चों यहां पर आया सेक्शन 216, वो किस चीज से डील करता है? इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप। अब की बार हम कंपनी के अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे कि वो काम धंधा कैसे कर रही है, अब की बार हम ये जानना चाहते हैं कि इस कंपनी को अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा है। हो सकता है कोई नेताजी दूर बैठ के उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो, उन्होंने अपने सर्वेंट्स के नाम में शेयर खरीदा हुआ है, या हो सकता है इस कंपनी को अल्टीमेटली इंडिया के बाहर से कुछ टेररिस्ट ग्रुप चला रहे हैं। दैट इज इंडिया में तो शेयर होल्डर कोई और है, पर इस कंपनी के टाइप्स किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, हो सकता है दाऊद इब्राहिम की कंपनी है। तो यहां पर हम कंपनी के ओनरशिप, दैट इज कंपनी के चलने में एक्चुअली में इंटरेस्टेड कौन है, इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यह आता है बच्चों सेक्शन 216। और एक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चला अरे इस कंपनी में तो घपला है, तो चांसेस है कि इसकी होल्डिंग में, सब्सिडरी में, इन कंपनीज में भी घपला हो सकता है। दैट इज किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करते करते आपको लग रहा है कि जी इस और इंसान का इन्वेस्टिगेशन, दैट इज रिलेटेड पर्संस का इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, तो सेक्शन 219 में रिलेटेड पर्संस का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। एंड लास्टली बच्चों एक टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएगा 228, कि ये वाला जो चैप्टर है आपका म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एक फॉरेन कंपनी पर भी अप्लाई कर जाता है, कि इस चैप्टर में जैसे इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, फॉरेन कंपनी का भी आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हो।
तो ये चैप्टर याद करने का बच्चों सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप 206 से 209 याद करो, उसके बाद आप ये काइंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन याद करो। एक बार याद करने की कोशिश करना। 210 में सीजी इन्वेस्टिगेशन करेगी, 212 में एसएफआईओ करेगा, 213 में एनसीएलटी करवाएगा, 216 में ओनरशिप का होगा, 219 में रिलेटेड कंपनीज का होगा और 228 में फॉरेन कंपनीज का होगा। तो बच्चों ये सारी इन्वेस्टिगेशन एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आते हैं सबसे पहले बच्चों सेक्शन 210, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी के अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और बच्चों यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कब करेगी? तो जी जो 208 में आरओसी या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आई थी उसमें इन्वेस्टिगेशन का रिकमेंडेशन था, तो वो रिकमेंडेशन देखने के बाद अगर सीजी को सही लगा, सीजी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है, मे ऑर्डर। लाइकवाइज आज कंपनी के मेंबर एसआर पास करके सीजी के पास पहुंच गए और कह रहे सीजी कृपया इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, तो अगर सीजी को सही लगे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। लाइकवाइज अगर सीजी को पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी लग रहा है तो वो किसी कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, पर यहां पर सीजी की है डिस्क्रिशन। पर बच्चों अगला केस आया जहां पर सीजी को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी ही पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला, तो किसी कंपनी का केस हाई कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने कहा एमसी इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराओ, सीजी करवाना ही पड़ेगा। या लेट से 213 में एनसीएलटी ने सीजी को बोला, तो जी उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना ही पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर एक या एक से ज्यादा इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है। तो ये तो आ गया बच्चा आपका सेक्शन 210। अगला इनमें क्या कहा जी? सीजी आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो एसएफआईओ से 212 में। पर एसएफआईओ का बच्चों गठन कौन से सेक्शन में होता है? 211 में। तो पहले एक बार 211 देख लेते हैं, एसएफआईओ एस्टेब्लिश कौन करेगा? तो बच्चों एसएफआईओ इज एस्टेब्लिश नन अदर देन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो मोदी जी की सरकार है वही एसएफआईओ का गठन करेगी। अगली बात बच्चों, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? एसएफआईओ में एक हेड को अपॉइंट करेगी और एसएफआईओ के हेड को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर ऑफ द एसएफआईओ। बाकी उनके नीचे बाकी डायरेक्टर्स आ जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, नीचे उनके जूनियर्स आ जाते हैं, टॉप पर आपके रहेंगे डायरेक्टर। और सीजी यहां पर अदर एक्सपर्ट्स एंड ऑफिसर एंड एम्प्लॉय को अपॉइंट करती है। तो 211 बस इतना कहते हैं, एसएफआईओ का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाएगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप चाहो तो आप किसी भी केस को नॉर्मल इंस्पेक्टर द्वारा इन्वेस्टिगेट ना करवाकर एसएफआईओ द्वारा करवा सकते हो। मैंने आपको बताया था बच्चों, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस यहां पर एसएफआईओ को दे दिए जाते हैं। तो आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाह रही है? वो चाहती है कि कोई केस एसएफआईओ इन्वेस्टिगेट करे। तो जी अगर इन ग्राउंड्स पर सीजी को लगे तो वो ये केस एसएफआईओ का रेफर कर सकती है। क्या कहा बच्चों इन ग्राउंड्स ने? असाइन इन्वेस्टिगेशन ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला क्या? रिसीट ऑफ रिपोर्ट ऑफ आरओसी या इंस्पेक्टर अंडर 208, कि जी उनकी रिपोर्ट आने के बाद सीजी को लग रहा है जी ये इन्वेस्टिगेशन तो एसएफआईओ को करना चाहिए। या बच्चों मेंबर के एसआर पास करने पर, या पब्लिक इंटरेस्ट में, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई कि जी आप इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ द्वारा करवाओ, तो अगर सीजी को सही लगेगा तो वो एसएफआईओ को वो केस रेफर कर सकते हैं। और बच्चों अगर वो केस एसएफआईओ को चला गया तो उस केस में कोई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर सीजी ने पहले इंस्पेक्टर अपॉइंट किया था पर अब केस एसएफआईओ को दे दिया, तो वो इंस्पेक्टर कुछ नहीं करेगा, अब सारा काम कौन करेगी? एसएफआईओ। और जैसे ही सीजी कहेगा एसएफआईओ चलो मैं आपको ये केस सौंप रहा हूं, अब एसएफआईओ का कौन सा ऑफिसर उस केस का इन्वेस्टिगेशन करेगा वो डिसाइड करते हैं जी डायरेक्टर। दैट इज डायरेक्टर एसएफआईओ शैल कॉज द अफेयर्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो वो अपने जूनियर्स में से किसी को कहेंगे चलो जी मैं आपको इस केस पर साइन कर रहा हूं, इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन आप करिए। और बच्चों एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? सीजी को। मैं सीधा नीचे आ रहा हूं यहां पर, एंड सीजी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन के पीरियड के दौरान एसएफआईओ से बीच में कोई इंटरिम रिपोर्ट भी मंगवा सकती है। और अगर पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली एसएफआईओ एक फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यहां पर सीजी को सबमिट करेगा। और ये जो एसएफआईओ की रिपोर्ट की कॉपी है, आज ये कॉपी अगर आप ऑब्टेन करना चाहें तो आप सीजी से ऑब्टेन कर सकते हैं। अगली बात क्या कह रहे हैं जी? सीजी की पावर्स क्या है? वो एसएफआईओ को डायरेक्ट कर सकती है टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन। कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा हां जी इस कंपनी में तो फ्रॉड हुआ है, विजय माल्या पैसा लेकर भाग रहे, चलो उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। वो बाहर चले गए बात अलग है, पर वो एसएफआईओ को कहते हैं जी आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च करिए, उनको जेल में डालने की कार्रवाई स्टार्ट की जाए। और जी फ्रॉड के केस में ध्यान रखना बच्चों, ये वाला पॉइंट 2019 में इंसर्ट किया गया था कि जी फ्रॉड के केस में आज सीजी चाहे तो वो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करवाकर एनसीएलटी को क्या बोल सकती है कि एनसीएलटी आप इस पर्सन के एसेट्स को डिस्गॉर्ज करिए। दैट इज पीएमएलए जैसी पावर यहां पर लिख दी गई, जिसे पीएमएलए में एक पर्सन के एसेट्स को डिस्गॉर्ज किया जाता है, फ्रीज किया जाता है। लाइकवाइज यहां पर एनसीएलटी को आप अप्लाई कर सकते हो। और एनसीएलटी को अगर लगे हां जी फ्रॉड के लिए पर्सन लायबल है तो उसके एसेट्स को यहां पर डिस्गॉर्ज करने की पावर भी ट्रिब्यूनल को दे दी गई है। और आगे कह रहे जी एसएफआईओ जब इन्वेस्टिगेशन करने आएगी तो जो बाकी अथॉरिटीज है वो एसएफआईओ की मदद करेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस वाला था वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा, लाइकवाइज एसएफआईओ दूसरी अथॉरिटीज की मदद करेगी। फॉर एग्जांपल इस केस पर सीबीआई भी लगी हुई है, तो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए ये वाला इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
और बच्चों अगर इस सेक्शन में एसएफआईओ को लगा हां जी इस कंपनी में एक्चुअली में इस पर्सन ने फ्रॉड किया है, तो बच्चों उसके अगेंस्ट फ्रॉड का केस इनिशिएट हो जाएगा कोर्ट में। और यहां पर क्या बोला गया कि जी अगर आपको लग रहा है कि एक पर्सन ने सेक्शन 447 का ऑफेंस किया, तो सबसे पहली बात बच्चों वो ऑफेंस तो होगा कॉग्निजेबल। ध्यान रखिएगा बच्चों, कंपनीज एक्ट के सारे ऑफेंसेस होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, बस ये जो 447 फ्रॉड का ऑफेंस है ना, इसे माना जाता है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब एक ऐसा ऑफेंस जहां पर आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है, बिना अरेस्ट वारंट के भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। बाकी सारे अगर आप कोई ऑफेंस कंपनीज एक्ट का करते हो वहां पर वारंट लगता है, पर अगर आप फ्रॉड के लिए लायबल हो, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहां पर बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और सवाल उठता है जी क्या अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाला लगेगा या एसएफआईओ का ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता है? ध्यान रखना बच्चों, एसएफआईओ के ऑफिसर के पास भी अरेस्ट की पावर है। दैट इज यहां पर अरेस्ट करने की पावर किसको दे दी गई है? डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर। और जैसे ही उनको सीजी ऑर्डर पास करेगा हां जी आप अरेस्ट करिए, वो खुद से जाकर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। और जैसे ही वो अरेस्ट करेगा तो वो अपने ऑफिस एसएफआईओ में उसकी एक रिपोर्ट देगा कि देखिए जी सीजी का ऑर्डर आया था, मैंने इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया है और ये मेरी रिपोर्ट है। और बच्चों अरेस्ट करते ही क्या वो ऑफिसर उसे अपनी कस्टडी में रखेगा? कोर्ट में पेशी करनी पड़ती है। ध्यान रखना, जैसे ही आप किसी गिल्टी पर्सन को अरेस्ट करते हो आपको उसे कोर्ट में पेश करना होता है। कितने टाइम में पेश करना पड़ेगा? विद इन 24 आवर्स। तो आप उसे स्पेशल कोर्ट या किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे के अंदर पेश करेंगे। पर सवाल उठा जी, जहां से आपने उसको अरेस्ट किया वहां से कोर्ट तक ले जाने का समय क्या 24 आवर्स में काउंट होता है? द आंसर इज नो। दैट इज द पॉइंट ऑफ अरेस्ट से लेकर जब तक आप उसे कोर्ट लेकर जा रहे हो, तो ये जो रास्ते में ट्रेवल टाइम है ये 24 आवर्स से हो जाएगा आपका एक्सक्लूड। पर यहां पर एसएफआईओ के ऑफिसर्स को वाइड पावर दी गई है कि सीजी के ऑर्डर पर आप उस गिल्टी पर्सन को अरेस्ट भी कर सकते हो। और क्या आपको फ्रॉड के केस में उसके लिए कोई अरेस्ट वारंट चाहिए? नहीं चाहिए। एंड आगे कह रहे जी एक बार आपने उसको अरेस्ट कर लिया तो ध्यान रखना फ्रॉड का ऑफेंस नॉन बेलेबल है। मतलब वहां पर आपको उस पुलिस स्टेशन से या उस एसएफआईओ के ऑफिसर द्वारा बेल नहीं दी जा सकती। आपको बेल अगर चाहिए तो आपको बेल की प्ली कोर्ट के आगे करनी पड़ेगी। दैट इज अगर आप यहां पर अरेस्ट हो गए तो एक बार तो आपकी कोर्ट में पेशी पक्की है। कोई भी आपके लिए पैसा देकर आपको बेल पर पहले नहीं छुड़वा सकता। आपको कोर्ट में एक बार अपीयर होना पड़ेगा और जैसे ही आप कोर्ट में अपीयर होगे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर आकर आपकी बेल एप्लीकेशन को अपोज करेगा। और वो ऑपोजिशन सुनने के बाद अगर जज साहब को लगा जी नहीं ये बंदा तो निर्दोष लग रहा है, हमें नहीं लगता कि ये दोषी है या ये कहीं भाग कर जाएगा, तो जज साहब आपको बेल दे सकते हैं। क्या कहा इस पॉइंट ने? नो एक्यूज शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपोज करने के बाद कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही इज नॉट गिल्टी, उस केस में आपको बेल मिल सकती है। पर बच्चों आपने एक पिंक मूवी देखी होगी, वहां पे अमिताभ बच्चन ने क्या कहा था? अगर आप विमेन हैं तो बिना कोर्ट में पेशी हुए भी आपको बेल मिल सकती है। एंड लाइकवाइज इफ यू आर अ पर्सन ऑफ द एज ऑफ लेस देन 16 ईयर्स, दैट इज हु इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, ध्यान रखना अगर 16 साल से कम हो तो भी बिना कोर्ट में पेशी के बेल मिल सकती है। इस पॉइंट पर भी सवाल आ जाता है। या आप हो सिक या इन्फर्म तो उस केस में भी आपको बेल मिल सकती है अगर स्पेशल कोर्ट ऐसा डायरेक्ट कर देता है। आगे कह रहे हैं भाई प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। कि जी ऐसे तो कोर्ट में जाकर कोई भी कह देगा कि इस इंसान ने सेक्शन 447 ब्रेक किया, क्या कोर्ट हर केस की सुनवाई करेगा? नहीं। उसने कहा कोर्ट आप केस की सुनवाई सिर्फ कब करोगे? अगर आपके पास कंप्लेन किसने फाइल करी है, या तो डायरेक्टर एसएफआईओ ने या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सीजी। तो ये बच्चों एसएफआईओ की सारी पावर्स यहां पर आपको दी गई है। तो ध्यान रखना 210 में इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, 211 में एसएफआईओ का गठन कर 212 में उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है। आई होप एवरीवन इज विद मी। अभी इज द स्पीड फाइन? मुझे बताइए, थोड़ा मेरे को स्पीड मेंटेन करनी है बिकॉज मैं चाहता हूं इस चैप्टर पर आपकी एक ग्रिप बनती जाए, बिकॉज ये चैप्टर एक वीक एरिया रहता है स्टूडेंट्स का क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो प्लीज इसको साइड बाय साइड कनेक्ट करते हुए चलिएगा। फिर आया बच्चों तीसरा टाइप का इन्वेस्टिगेशन जो कौन ऑर्डर कर सकता है? एनसीएलटी अंडर सेक्शन 213। आ जाते हैं जी सेक्शन 213 पर, इन्वेस्टिगेशन ऑन एनसीएलटीज ऑर्डर। तो ये क्या कह रहे हैं भाई, आज एनसीएलटी के पास कौन बंदा सबूत लेकर जाकर इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट कर सकता है? तो इसने कहा जी अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो कम से कम 1/5 दैट इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जाकर एनसीएलटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो उस केस में 100 मेंबर्स या उतने मेंबर जिनके पास कंपनी की 10% टोटल वोटिंग पावर है, दे कैन अप्रोच एनसीएलटी कि जी एनसीएलटी आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करवाइए। या बच्चों आप आज कंपनी में मेंबर नहीं है तो कोई एनी अदर पर्सन भी यहां पर जा सकता है। दैट इज कोई भी इंसान जाकर, फॉर एग्जांपल कंपनी का क्रेडिटर भी एनसीएलटी के पास जाकर कह सकता है। पर उस केस में उसे क्या एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि कंपनी फ्रॉडलेंटली बिजनेस कर रही है, जो कंपनी के कंट्रोल या मैनेजमेंट में जो डायरेक्टर्स हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं,
या मेंबर्स हैज नॉट बीन गिवन ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो इन केसेस में आप एनसीएलटी के पास जाइए, और अगर एनसीएलटी को सही लगेगा तो उस केस में एनसीएलटी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट आप इंस्पेक्टर अपॉइंट करिए। और बच्चों हमने सेक्शन 210 में पढ़ा कि ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, और बच्चों ऑब्वियसली फ्रॉड एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो 447 में आप लायबल है। तो हमने देखा बच्चों यहां पर मेंबर या कोई भी पर्सन एनसीएलटी के पास जा सकता है, और एसआर पास करके 210 में मेंबर सीजी के पास भी जा सकते हैं। पर आप ऐसी फ्रिवलेस कंप्लेन फाइल ना करें, इसलिए एक सेक्शन 214 है और उसने क्या कहा, जब भी आप ऐसे कंप्लेन फाइल करेंगे तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। कितना? अगर कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो 10,000 रुपए, 200 करोड़ तक है तो 15,000 रुपए, 200 करोड़ से ज्यादा है तो 25,000 रुपए। तो एक सिक्योरिटी अमाउंट आपको यहां पर जमा कराना रहता है। और ध्यान रखना बच्चों, जो इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्टर कोई भी फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, इंस्पेक्टर होगा सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल। इसके बाद बच्चों अगला टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका आया सेक्शन 216, जहां हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। यहां पर कंपनी के अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेशन किसका हो रहा है? ओनरशिप का, कि अल्टीमेटली इस कंपनी में इंटरेस्टेड कौन है। तो इस सेक्शन ने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मेंबरशिप फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू पर्सन who are financially interested in the success or failure, who can control or materially influence the company, या who has beneficial interest in the share, कि जी इस कंपनी के शेयर्स में कौन इंटरेस्टेड है, कौन दूर से बैठकर इस कंपनी के डायरेक्टर्स को कठपुतली की तरह नचा रहा है, कौन इस कंपनी का इन्फ्लुएंस कर रहा है, या किसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, किसने बेनामी प्रॉपर्टी के नाम में कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, किसने अपने सर्वेंट के नाम में शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो आप ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन यहां पर करवा सकते हो। और जी यहां पर सीजी जैसे इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा, उसका स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहां पर सीजी करता है। एंड लाइकवाइज एनसीएलटी चाहे तो एनसीएलटी भी सीजी को बोल सकता है कि सीजी इस केस में आप इंस्पेक्टर को अपॉइंट करिए जो ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये बच्चों सेक्शन 216 आता है, इन्वेस्टिगेशन टू द ओनरशिप। इसके बाद आता है 219, इन्वेस्टिगेशन इन द रिलेटेड पर्संस। तो आ जाते हैं बच्चों सेक्शन 219 पर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेटेड कंपनीज। तो क्या कह रहा है जी, आज अगर एक इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन करते करते लगा अरे यार मेरे को तो इस कंपनी की होल्डिंग, डायरेक्टर या सब्सिडरी इनका भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, तो क्या वो अपने आप जाकर सीधा इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा? द आंसर इज नो। यहां पर उसे पहले सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी इज नेसेसरी, और अगर सीजी अप्रूवल दे दे देन इंस्पेक्टर आप किस किस का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। यू कैन इन्वेस्टिगेट एनी ऑफ द सब्सिडरी, होल्डिंग या को सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। यू कैन इन्वेस्टिगेट एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी के एमडी मैनेजर, वहां पर अगर एमडीआई मैनेजर है, मतलब अगर जो आज कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अगर उसके एमडीआई मैनेजर किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में भी एमडी मैनेजर है तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कौन है, हमारी कंपनी के नॉमिनी है, या जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स के हिसाब से काम करने को बाध्य हैं, मतलब अल्टीमेटली कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारी मैनेजमेंट द्वारा ही कंट्रोल हो रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन आप ऑर्डर कर सकते हो। या आप चाहो तो इस सेक्शन में बच्चों किसी एमडी मैनेजर या एम्प्लॉय का भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो। मतलब पहले 3 पॉइंट्स में तो कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट कवर थी, लास्ट पॉइंट में रिलेटेड पर्सन में एक इंडिविजुअल भी कवर है, कि अगर आप चाहो तो कंपनी के एमडी मैनेजर एम्प्लॉय का भी इन्वेस्टिगेशन यहां पर करवा सकते हो। और बच्चों लास्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो इस चैप्टर में आता है दैट इज सेक्शन 228, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी। की इस चैप्टर की सारी बातें म्यूटेटिस म्यूटेंडिस सो फार एज एप्लीकेबल विद नेसेसरी चेंजेस, मोटा मोटी किस पर अप्लाई कर जाएंगी, एक फॉरेन कंपनी पर भी अप्लाई कर जाएंगी। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आई एम रिपीटिंग द सेक्शंस फॉर द लास्ट टाइम। 210 बाय सीजी, 211 एंड 212 आया एसएफआईओ का, 213 आया एनसीएलटी का, 214 में खास कुछ नहीं लिखा था, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात थी, 215 में इंस्पेक्टरों का इंडिविजुअल, 216 आया इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप, 219 आया इन्वेस्टिगेशन इनटू रिलेटेड कंपनी, एंड 228 आया जिसमें आप फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करते हो। तो दिस इज हाउ आप इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन चलाओगे। इसके बाद बड़े मिसलेनियस सेक्शन बच गए। सबसे पहले आपका आया सेक्शन 217 जिसमें आ रही है आपकी इंस्पेक्टर की पावर्स, कि एक इन्वेस्टिगेशन करने में इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। तो आ जाते हैं बच्चों सेक्शन 217 पर। तो जी पहली पावर क्या है, पावर टू ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप कंपनी से उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हो और कंपनी के ऑफिसर एंड एम्प्लॉय आपको पूरी तरीके से असिस्ट करेंगे। पावर टू रिटेन बुक, कि जी इन्वेस्टिगेशन पीरियड के दौरान आप उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपनी कस्टडी में भी रख सकते हो, कितने टाइम के लिए, 180 डेज या फर्दर 180 डेज इफ नीडेड। अगला क्या करें जी, पावर टू एग्जामिन ऑन ओथ, कि जी कोर्ट जैसी पावर दे दी, तो जैसे कोर्ट में आप कोर्ट में खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर गवाही देते हो कि जी जो कहूंगा सच कहूंगा। लाइकवाइज इंस्पेक्टर अगर चाहे तो आपको एग्जामिन कर सकता है ओथ पर या एफिडेविट पर, या आपसे कसम खिलवा सकता है। और ध्यान रखना बच्चों, इसको माना जाएगा कि आपने अगर ओथ पर कुछ कसम खाई तो ये जो आपने बोला है ये बाद में आपके अगेंस्ट एज एन एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली बात क्या कह रहे हैं भाई, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट,
कि जो पावर जनरली कोर्ट के पास है वो पावर यहां इंस्पेक्टर को भी दे दी गई। क्या क्या? कि आप कंपनी से उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा सकते हो, आप सम्मन इशू करके किसी पर्सन को मंगवा सकते हो, और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कैरी ऑन कर सकते हो। एंड लास्ट क्या कह रहा है जी? एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन करते हुए आप अपने नोट्स ऑन एग्जामिनेशन बनाते हो कि जी मैंने ये फैक्ट फाइंड किया, ये फैक्ट फाइंड किया, ये फैक्ट फाइंड किया। पूरे नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन बनाने के बाद जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हुआ था, आप कहते हो जी ये नोट्स ऑन एग्जामिनेशन आपके अगेंस्ट मैंने रेडी किए हैं, आप देख लो ठीक है इन्हें, और अपने साइन कर दीजिए। जैसे ही आप उसको अप्रूव करते हो वो बाद में आपके अगेंस्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इस्तेमाल हो सकता है, मतलब कल को कोर्ट में वो सबूत की तरह पेश हो पाएगा। तो ये सेक्शन 217 आता है बच्चों, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और कंपनी देख रही है एम्प्लॉय तो कुछ ज्यादा इंस्पेक्टर को जानकारियां दे रहा है, मेरी कंपनी के घपलों के बारे में बताया जा रहा है, फ्रॉड हुआ है मेरे को भी पता है, ये एम्प्लॉय इतना आगे बढ़ कर क्यों कर रहा है? कंपनी कह रही है इंस्पेक्टर को जाने तो इसी एम्प्लॉय को निकाल दूंगी या इस एम्प्लॉय को डिमोट कर दूंगी। तो दैट इज, आज एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को पनिश करना चाह रही है बच्चों। दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इस सेक्शन पर सवाल आया है बिकॉज ये किसी से डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। किसी अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को लात मारकर निकालना चाह रही है, एम्प्लॉय को पनिश करना चाह रही है, उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बदलना चाह रही है टू हिज डिसएडवांटेज, की सैलरी कम कर देंगे, तो जी उस केस में यहां पर ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। और ध्यान रखना बच्चों, ये सेक्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सेक्शन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केसेस में भी अप्लाई करता है कि अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस चल रहा है तो उस दौरान भी कंपनी आप अपने एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते। अगर इस केस में कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकालना चाह रही है, इस टाइप से डिमोट करना चाह रही है, कंपनी को पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एनसीएलटी से। जैसी कंपनी एनसीएलटी से अप्रूवल लेने जाएंगे, दो केसेस होंगे, या तो एनसीएलटी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, मतलब अगले 30 दिन में एनसीएलटी चाहे तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, पर अगर ट्रिब्यूनल की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो उस केस में कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकाल सकती है। पर अगर एनसीएलटी ने यहां पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो ऑब्वियसली उस केस में नहीं निकाल पाओगे। फॉर एग्जांपल एनसीएलटी ने कहा ठीक है कंपनी आप अपने एम्प्लॉय को निकाल दो, कंपनी ने निकाल दिया, तो अब एम्प्लॉय क्या करेगा? एम्प्लॉय आप एनसीएल 80 के पास अपील फाइल कर सकते हो। एंड लेट्स सपोज बच्चों एनसीएलटी ने 30 दिन में रिप्लाई करके कहा कंपनी नहीं आप एम्प्लॉय को मत निकालना, कंपनी कह रही जी इस एम्प्लॉय को निकालना तो जरूरी है, कंपनी में यही घपले कर रहा है, तो कंपनी आप भी एनसीएल 80 के पास अपील फाइल कर सकते हो अगले 30 दिन में। और ध्यान रखना बच्चों, यहां पर जो एनसीएल 80 का ऑर्डर आएगा ना, ये फाइनल है। जनरली हम एनसीएल 80 के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, पर इस वाले ऑर्डर की अपील फाइल नहीं होगी। दिस विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। तो बच्चों आपका सेक्शन 218 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 219 हम देख चुके हैं। फिर आते हैं बच्चों आपके रिमेनिंग सेक्शन 220 से लेकर सेक्शन 229 तक। इसमें सारे सेक्शन में हमने सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ा है 228, बाकी सारे आपके रहते हैं मिसलेनियस सेक्शन। इनको थोड़ा सा स्पीड में देखते हैं। सबसे पहला बच्चों 220 कि क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी सर्च एंड सीजर पॉसिबल है? क्योंकि इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के दौरान तो सेक्शन 209 में पॉसिबल था, पर वहां पर आपको स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल लेना था। पर यहां पर बच्चों जब इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है ना, उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपॉइंट किया जा रहा है, तो यहां पर लॉ क्या कहता है जी, अगर कोई इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया है तो ये अगर बुक्स ऑफ अकाउंट सीज करना चाहता है, इसे किसी कोर्ट से यहां पर अप्रूवल नहीं लेना। क्या कह रहा है जी, आप प्रीमाइसेस में एंटर करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज करके अपनी कस्टडी में रख सकते हो। और ध्यान रखना बच्चों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इंस्पेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट सीज करता है तो यहां पर 180 डेज का टाइम नहीं लगता। यहां पर जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा आप उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास सीज करके रख सकते हो। अगली बात बच्चों यहां सेक्शन 221, ये जो 221 और 222 है बच्चों, इनको भी बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि इन दोनों सेक्शन पर बहुत सब्जेक्टिव इवन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो 218 बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये दो सेक्शन 221 और 22 बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दोनों सेक्शन में एनसीएलटी को दी जा रही है कुछ पावर। पहला आता है बच्चों सेक्शन 221 कि एनसीएलटी को यहां पर क्या पावर दी गई है। एनसीएलटी क्या कर सकता है, किसी कंपनी में ट्रांसफर ऑफ दी एसेट्स को कर सकता है फ्रीज। और 216 में क्या कह रहा है जी, पढ़ते हैं, आप सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो 221 तो आपका किसी से डील करता है फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, कि आप एसेट्स को मत बेचिए, एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा। और 222 डील करता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि आप अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। और दोनों ही सेक्शन में बच्चों एनसीएलटी कितने कितने साल का बैन लगा सकते हैं आप पर, 3 साल का। पढ़ते हैं पहले 221 क्या कह रहे हैं जी, वेयर इट अपीयर्स टू एनसीएलटी दैट transfer of assets of the company is likely to take place in a manner prejudicial to the interest of company or its member or creditor, तो उस केस में एनसीएलटी उन एसेट्स को ट्रांसफर करने पर रोक लगा सकता है 3 साल के लिए, या कह सकता है ट्रांसफर कर लीजिएगा बट ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। फिर आए बच्चों सेक्शन 222 कि जब 216 में ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, एनसीएलटी को लग रहा है ये नेताजी है ना, ये कंपनी के शेयर्स के मालिक हैं, पर ये आगे आके बता नहीं रहे, हमें पता भी नहीं लग पा रहा, तो वो उनके शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जी रोक दो, इन शेयर्स पर कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, 3 साल का मैं बैन लगा रहा हूं, या आप ये शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, तो जी ये रेस्ट्रिक्शन भी एनसीएलटी लगा सकते हैं 3 सालों के लिए। तो यहां सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी।
उसके बाद ये 223 आया कि जो इंस्पेक्टर है वो फाइनल रिपोर्ट सीजी को सबमिट करता है और सीजी चाहे तो बीच में उससे इंटर्न में रिपोर्ट भी मंगवा सकती है। और इस इंस्पेक्टर ने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके सीजी को रिपोर्ट सबमिट करी, अब उस रिपोर्ट के बेसिस पर सीजी क्या करेगा? सीजी कहेगा जी इन्वेस्टिगेशन में पता चला इस कंपनी में घपला तो हुआ है, इस इंसान ने घपला करा है, चलो इसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करके पता चला जी इस कंपनी के तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध है, ऐसी कंपनी को ही चलने नहीं देना चाहिए, तो सीजी ऐसी कंपनी को वाइंड अप करा सकता है, स्ट्राइक ऑफ करा सकता है। या सीजी कह रहे जी कंपनी में घपला नहीं हुआ, कंपनी के साथ गलत हुआ, इस इंसान ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया था, तो आज वो कंपनी को उस इंसान से पैसा रिकवर करके दिलवा देगा। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट सीजी क्या एक्शन ले सकता है? वो उस पर्सन जो गिल्टी पर्सन है उसको प्रोसिक्यूट करवा सकता है। अगर सीजी को जरूरी लगे तो वो कंपनी का वाइंडिंग अप करवा सकता है या कंपनी के अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर सकता है जो 241 में अलाउड है, या दोनों काम भी कर सकता है। और अगर सीजी को पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है कि जी इस कंपनी को तो इससे पैसा दिलवाना चाहिए, भारत पेट्रोलियम हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी को बेवकूफ बना के इंसान चला गया, चलिए जी मैं इस कंपनी को पैसा या प्रॉपर्टी जो भी डैमेजेस है रिकवर करके दिलवाऊंगी, तो ये एक्शन सीजी कर सकता है इनिशिएट। अगली बात है भी ये जो सारा इन्वेस्टिगेशन सीजी ने कराया इसका खर्चा कौन बियर करेगा? तो जी अगर किसी पर्सन को यहां पर प्रोसिक्यूट किया गया तो जिसके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगी वो यहां पर एक्सपेंसेस पे करेगा उस एक्सटेंट तक जितना कोर्ट बोलेगा। सपोज कोई पर्सन यहां पर गिल्टी नहीं था पर सीजी ने कहा था मैंने इस कंपनी को ना उस इंसान से पैसा रिकवर करके दिलवाया है, तो जो इस कंपनी को पैसा रिकवर करके मिलता है सीजी उसमें से अपना खर्चा मांग सकती है। और लास्टली क्या कह रहे हैं जी, अगर कोई पर्सन 224 में प्रोसिक्यूट हुआ ही नहीं तो उस केस में कंपनी का अगर कोई एमडी मैनेजर था जो लायबल ठहराया गया था कि हां जी इसने फ्रॉड किया, उससे सीजी पैसा रिकवर कर सकती है। या एप्लीकेशन अगर 213 में आई थी तो 213 में जिसने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था उससे भी यह पैसा एडजस्ट हो सकता है। अगला बच्चों 226 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आज सीजी ने किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया और जी इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चला अरे कंपनी तो वाइंडिंग अप में है, इस कंपनी के अगेंस्ट तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस चल रहा है, कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप में है या अदर वे अराउंड इसके अगेंस्ट वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा? लॉ ने कहा जी नहीं, इन सब चीजों की वजह से इन्वेस्टिगेशन पर कोई आंच नहीं आएगी, इन्वेस्टिगेशन कैन कंटिन्यू इवन इन दीज केसेस। अगले पॉइंट ने कहा जी अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंपनी ने उसके बैंकर से या उसके लीगल एडवाइजर से कोई जानकारी मांगी तो जी क्या वो लीगल एडवाइजर वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी इंस्पेक्शन के दौरान दे सकता है? यस, उसकी वजह से उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी, तो यहां पर बैंकर को कुछ एक्सटेंट तक इंफॉर्मेशन शेयर करना परमिट किया जा रहा है। एंड लास्टली बच्चों ये आ गई आपका पेनल्टी का सेक्शन। तो आई नो ये लास्ट के सेक्शन में मैं थोड़ा सा फास्ट किया बिकॉज दीज आर प्रीटी मिसलेनियस। तो बच्चों इस सेक्शन या इस चैप्टर को पढ़ने का आप यही अप्रोच रखना, पहले आप 206 से 209 पढ़ना, फिर आप पढ़ना टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर आपके जो बाकी के मिसलेनियस सेक्शंस बच जाते हैं वो आ जाते हैं। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन। कैन वी मूव हेड टू द नेक्स्ट चैप्टर? बताइए क्या ये क्लियर है सबको? चलिए अगले चैप्टर पर, बिकॉज अगला चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा थोड़ा सा फेवरेट भी रहता है बिकॉज इस पर मैंने प्रैक्टिकली काम भी किया था। एंड दैट चैप्टर इज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। और ये चैप्टर बच्चों को सिर्फ एक ही वजह से परेशान करता है अगर करता है तो, कि जी इस चैप्टर में जो सेक्शंस हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, तो बच्चा देखकर उनको कहीं बस कंसाइज नहीं कर पाता, तो वो एक फियर फैक्टर बन जाता है। तो आई ट्राई कि वो फियर फैक्टर हमारा यहां पर दूर हो जाए। तो बच्चों पिछला इंस्पेक्शन का चैप्टर हमने फिनिश किया 229 पर, ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 230 से एंड जाएगा 240 तक। एक तो ये एक छोटा सा चैप्टर आता है जिसमें आपके 230 से 40 से लगभग 11 सेक्शंस रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। तो बच्चों सबसे पहला हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 230 विच इज डीलिंग विद पावर ऑफ अ कंपनी टू मेक कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब बच्चों इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब होता है? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात, ये चैप्टर किस चीज से डील करता है? अगर आज कोई कंपनी अपने क्रेडिटर्स या मेंबर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना चाह रही है, पॉसिबल है। कॉम्प्रोमाइज वर्ड बच्चों हम जनरली ऐसे केस में इस्तेमाल करते हैं जहां पर किसी ना किसी पार्टी को अपना कोई हित कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता है, और कॉम्प्रोमाइज जनरली होता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूटेड केस में हम जनरली कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नॉन डिस्प्यूटेड केस में आज हमें वैसी कोई अरेंजमेंट करना है वो हम कर सकते हैं। अब सर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का कोई एग्जांपल? तो बच्चों आपने अकाउंट्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया होगा, वो अगर आप करना चाहते हो तो वो इसी सेक्शन में हो सकता है। आज आप चाहते हो कि किसी भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी कर दूं, इस सेक्शन में पॉसिबल है। सर वो तो 48 में करते थे, बच्चों यहां भी हो सकता है। आज आप चाहते हो मैं बायबैक करूं, तो सर बायबैक तो हम 68 में करते थे, यहां भी हो सकता है। आज हम चाहते हैं कैपिटल रिडक्शन करूं, सर कैपिटल रिडक्शन तो 66 में करते थे, यहां भी हो सकता है। आज मैं चाहता हूं, मैंने बहुत अलग अलग टाइप के शेयर इशू कर रखे हैं, उन सारे डिफरेंट क्लासेस को शेयर्स को कंसोलिडेट करके एक बना दूं, यहां हो सकता है। आज आप अपना ऑथराइज कैपिटल बदलना चाहते हो, चेंज यहां भी हो सकता है। सर वो तो 61 में होता था। तो जी जो जो काम आप कर रहे हो अपने मेंबर्स या क्रेडिटर्स के साथ जहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट इन्वॉल्व है,
वो आप इस सेक्शन में कर सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, दिस सेक्शन इज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब अगर आप इस सेक्शन में आ गए तो आपको इस एक्ट के किसी और दूसरे सेक्शन में अलग से कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो बायबैक है, कैपिटल रिडक्शन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, जो भी ये टर्म्स आप सुनते होते हो कि क्रेडिटर ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अपना पैसा छोड़ दिया, वो सारे काम आप इस सेक्शन में कर सकते हो। दिस इज अ वेरी पावरफुल सेक्शन। तो यहां पर आप कर पाओगे। आपको कंपनी का मर्जर करना है, डीमर्जर करना है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना है, वो भी आपका इस सेक्शन में पॉसिबल है। तो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। पर क्या ये करना इतना आसान होगा? ऑब्वियसली नहीं। यहां पर बच्चों अगर कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करना चाहती है, उसके आते हैं 4 ब्रॉड स्टेप्स। तो पढ़ते हैं बच्चों सेक्शन 230, और वो कहते हैं जी यहां पर 4 स्टेप्स आएंगे। मैं पहले आपको ब्रॉड स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहला बच्चों स्टेप 1 आता है एप्लीकेशन का, कि अगर आज हम कंपनी में कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करना चाहते हैं, हम खुद नहीं कर पाएंगे, हमें इसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एनसीएलटी के पास। मतलब हम कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की एक स्कीम बनाकर एनसीएलटी के पास जाएंगे और कहेंगे देखिए एनसीएलटी, हम ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाह रहे, कर ले। एनसीएलटी उस स्कीम को पढ़ने के बाद सोचेगा ठीक है जी, शायद कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट पॉसिबल है, पर मैं ऐसे सैंक्शन नहीं करूंगा, मुझे पहले कंपनी के मेंबर या क्रेडिटर का कंसेंट लेना होगा। तो एनसीएलटी स्टेज 2 में कंपनी को बोलेगा चलिए कंपनी आप अपने मेंबर या क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाइए, उनसे अप्रूवल लीजिए। और बच्चों उसके बाद मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स की मीटिंग आएगी, वो अपना अप्रूवल ग्रांट कर देंगे, फिर एनसीएलटी उस स्कीम का सैंक्शन करेगा, और फाइनली बच्चों स्टेप 4 में आप एनसीएलटी का ऑर्डर फाइल करते हो आरओसी के पास, आपका कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट हो जाएगा। सिंपल। तो एनसीएलटी के पास जाइए, एप्लीकेशन फाइल करिए, एनसीएलटी मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग में मेंबर से अप्रूवल लेंगे, क्रेडिटर से अप्रूवल लेंगे, और एनसीएलटी स्कीम को सैंक्शन करेगा, एंड देन उसकी कॉपी हम आरओसी के पास फाइल कर देंगे। तो दीज आर द 4 बेसिक स्टेप्स फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला बच्चों स्टेप 1 कि जी एनसीएलटी के पास कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम लेकर कौन जा सकता है? तो लॉ ने कहा कंपनी तुम चले जाओ, या कंपनी का कोई क्रेडिटर भी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इनिशिएट कर सकता है, या कंपनी का कोई मेंबर भी कर सकता है, या अगर कंपनी लिक्विडेशन में तो इवन लिक्विडेटर एनसीएलटी के पास जाकर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इनिशिएट कर सकता है। अब जी क्या सीधे मुंह उठाकर एनसीएलटी कहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करा दे, उसकी कुछ जानकारी देंगे। तो लॉ ने कहा जी आप कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के लिए साथ जब आप एप्लीकेशन लेकर के जाओगे, उसमें ये सारी जानकारी बताना। क्या क्या? आप मटेरियल फैक्ट बताना कि जी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लेटेस्ट ऑडिटेड रिपोर्ट कौन सी है, कंपनी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन तो पेंडिंग नहीं। आपके कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में अगर कोई कैपिटल रिडक्शन छुपा हुआ है तो वो बात आप स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बताते हो। और अगर आपके कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में कोई कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम है, जहां पर कंपनी के क्रेडिटर्स को अपना कुछ पैसा छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे केस में आपको कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 75% का कंसेंट भी पहले लेना पड़ता है कि जी अगर आप उसमें कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रिक्शन की स्कीम छुपा कर लेकर जा रहे हो कि वहां पे क्रेडिटर का कुछ पैसा कम हो जाएगा, तो उस केस में आपको 75% क्रेडिटर से भी अप्रूवल लेना है। आप एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करिए, फिर एनसीएलटी क्या ऑर्डर पास करेगा, चलो कंपनी अपने मेंबर और क्रेडिटर की आप मीटिंग बुलाइए। पर यहां पर एनसीएलटी को एक पावर क्या दी गई है कि अगर कंपनी के 90% क्रेडिटर्स बाय वैल्यू पहले ही अपनी कंसेंट दे दे, तो एनसीएलटी क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाना डिस्पेंस विद कर सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ जाता है, इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि अगर 90% क्रेडिटर्स बाय वैल्यू अपना अप्रूवल दे दे, तो एनसीएलटी कह सकता है जी ठीक है क्रेडिटर की मीटिंग रहने दीजिए, हम सिर्फ मेंबर की मीटिंग बुला लेंगे। सवाल उठता है जी क्या एनसीएलटी मेंबर्स की मीटिंग भी डिस्पेंस कर सकता है? तो लॉ में स्पेसिफिकली नहीं लिखा बच्चों, पर प्रैक्टिकली देखा जाता है कि अगर मेंबर्स का हम अप्रूवल लेकर चले जाए तो एनसीएलटी इवन मेंबर्स की मीटिंग भी कई बार डिस्पेंस विद कर देता है। पर प्रैक्टिकली लॉ में कुछ नहीं लिखा, लॉ में बात सिर्फ किसकी लिखी हुई है? क्रेडिटर्स की। तो आप जाइए एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लेकर, अब एनसीएलटी कहेगा चलो कंपनी अपने मेंबर या क्रेडिटर्स एज द केस में भी उनकी मीटिंग बुलाओ। और बच्चों ये जो मीटिंग आ रही है ना, ये मीटिंग ट्रिब्यूनल करवाता है। इस मीटिंग का पूरा सुपरविजन ट्रिब्यूनल देखता है, और ये मीटिंग होगी कैसे, प्रॉक्सी क्या होगा, कोरम क्या होगा, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रिब्यूनल ले डाउन कर सकता है। अब एनसीएलटी ने जैसे ही कहा कंपनी बुलाएगी मीटिंग, और मीटिंग बुलाने के लिए कंपनी बच्चों क्या भेजेगी? नोटिस। तो यहां पर मीटिंग का एक नोटिस भेजा जाएगा, और जो कंपनी यहां पर नोटिस भेजेगी उस नोटिस में कंपनी मेंबर को बताएगी कि मेंबर अगले 1 महीने में आप इन पर्सन प्रॉक्सी या पोस्टल बैलेट से वोट कास्ट कर सकते हो। और बच्चों इस नोटिस के साथ जाती है एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में हम क्या कहेंगे? कंपनी नोटिस में बस ये लिखकर मत छोड़ देना कि मेंबर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये तो बताओ कैसे कर रहे हो। तो वो सारी बातें आप यहां पर बताते हो, दैट इज व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। क्या कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट कंपनी ने ली है या नहीं, इस कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का कंपनी के क्रेडिटर्स, प्रोमोटर्स एंड की एमपीज, डिबेंचर होल्डर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इस कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में डायरेक्टर या डिबेंचर होल्डर्स का कुछ पर्सनल छुपा हुआ है, या अदर प्रिस्क्राइब्ड मैटर। तो आप इस नोटिस में मेंबर और क्रेडिटर को ये सारी बातें बताते हो बच्चों। और ये नोटिस भेजा किस किस को जाएगा? एक तो ऑब्वियसली मेंबर एंड क्रेडिटर्स को, साथ में ये नोटिस कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड होगा। अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजा जाएगा।
न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कराया जाएगा, और अगर वो कंपनी किसी सेक्टोरल रेगुलेटर द्वारा गवर्नड है तो इवन आप उस सेक्टोरल रेगुलेटर को भी ये नोटिस भिजवाते हो और उनसे 30 दिन में उनकी रिप्रेजेंटेशन मंगवाते हो। यहां पर बच्चों जनरली इनकम टैक्स अथॉरिटीज से भी रिकमेंडेशन मंगवाई जाती है, क्योंकि जब भी कंपनी का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वहां पर टैक्स इंपैक्ट आता है, तो यहां पर हम इनकम टैक्स ऑफिसर से भी उनके कमेंट्स मंगवाते हैं। तो जी कंपनी ने फाइनली नोटिस भेजा, अब मेंबर्स की मीटिंग आएगी और क्रेडिटर्स की मीटिंग आएगी और वो अपना अप्रूवल ग्रांट करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी अप्रूवल आपको कितने मेंबर्स या क्रेडिटर्स का चाहिए। लॉ ने कहा जी अप्रूवल के लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहला तो मेजॉरिटी नंबर, दैट इज अगर कंपनी में 1000 मेंबर है, आपने मीटिंग बुलाई, लेट सपोज मीटिंग में 700 मेंबर आए, तो इनके कम से कम मेजॉरिटी मतलब 351 मेंबर फेवर में हो। पर जी सिर्फ मेजॉरिटी नंबर से काम नहीं चलेगा, जिन मेंबर्स ने यहां पर फेवर में वोट डाला है उनके पास कम से कम 75% वैल्यू के शेयर्स यहां पर होने चाहिए। तो क्या कह रहे हैं जी, मेजॉरिटी नंबर प्लस 75% वैल्यू, ये दोनों आपको चेक करना। और नीडलेस टू से ये आपको किसका देखना है, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का। तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट होकर वोट डाल रहे हैं उनके मेजॉरिटी नंबर एंड 75% वैल्यू। और बच्चों यहां पर ना हम अपने ऑडिटर से एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट भी लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने के लिए हमने जो अकाउंटिंग एंट्री डाली है, ऑडिटर कहते हैं हाँ जी कंपनी की अकाउंटिंग एंट्री सही है। उसके बाद बच्चों मेंबर दे देते हैं अपना अप्रूवल। अब जी जैसी मेंबर ने अप्रूवल दिया, कंपनी भागी भागी जाएगी एनसीएलटी के पास, लो एनसीएलटी मेंबर ने अप्रूवल दे दिया, आप स्कीम सैंक्शन कर दो। तो जी ऐसे केस में जो माइनॉरिटी थे, क्या वो अपनी आवाज उठा सकते हैं? लॉ ने कहा है यस, दैट इज यहां पर माइनॉरिटी को अपनी आवाज उठाने का मौका दिया गया है। एंड लॉ ने क्या कहा जी, जिन भी शेयर होल्डर्स के पास कम से कम 10% वैल्यू के शेयर्स हैं, या जिन भी क्रेडिटर्स के पास कम से कम 5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है, वो आज एनसीएलटी के पास जाकर इस स्कीम के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। फिर वो सारे ऑब्जेक्शन कंसिडर करने के बाद ट्रिब्यूनल चाहे तो स्कीम को सैंक्शन कर सकता है, चाहे ना करे। अगर ट्रिब्यूनल ने स्कीम सैंक्शन कर दी तो जी उस केस में ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करेगा, उस ऑर्डर में ट्रिब्यूनल ये वाली बातें बता सकता है क्या कि जी अगर स्कीम के अंदर कोई प्रेफरेंस को इक्विटी में बदलना था तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, या आज क्रेडिटर्स को कोई प्रोटेक्शन दी जानी है या नहीं। आज शेयर होल्डर्स के राइट्स अगर वेरी हो रहे हैं तो 48 को ध्यान में रखकर हो रहे हैं। आज अगर कंपनी का केस बाइफर में चल रहा था, वहां खत्म हो जाएगा। और जी अगर अभी भी कोई शेयर होल्डर नहीं मान रहा, ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, कंपनी आप इसको एग्जिट ऑफर दो, इसका पैसे निपटाया जाएगा। दैट इज ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में ये बातें बता सकता है। पर ध्यान रखना बच्चों, आपने एप्लीकेशन फाइल करी, नोटिस भेजकर मीटिंग बुलाई, मेंबर से अप्रूवल ले लिया, क्रेडिटर से अप्रूवल ले लिया, एनसीएलटी ने स्कीम सैंक्शन कर दी, पर अगर आप ये लास्ट काम करना भूल गए, आपका पूरा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लास्ट काम क्या भी कि आपको ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी होती है 30 डेज में। सर 30 डेज काउंट कहां से होते हैं? जिस दिन आपको ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी रिसीव होगी, तो उससे अगले 30 दिन में आरओसी के पास ये फाइल करना मैंडेटरी है। नहीं किया तो पूरा प्रोसेस बच्चों नल एंड वॉइड हो जाता है। बाकी गवर्नमेंट कंपनी के केस में हम ट्रिब्यूनल के पास ना जाकर कहां चले जाते हैं? सीजी के पास। तो आई ट्राइड बच्चों की ये जो काफी एक लेंथी सेक्शन 230 रहता है, उसकी सारी बातें मैं एक पेज में सम अप कर पाऊं। प्लीज मुझे बताइए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और ये इसमें छोटी छोटी जो बातें आ रही है बच्चों की, अप्रूवल कैसे होगा, ऑब्जेक्शन कितने मेंबर रेज कर सकते हैं, क्रेडिटर की मीटिंग कब डिस्पेंस विद होगी, इन पर जनरली सवाल बनाए जाते हैं। चलिए, और जी जैसी ट्रिब्यूनल अब कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट सैंक्शन कर देगा, तो जी वो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कंपनी सही से इंप्लीमेंट कर रही है नहीं, ये पावर ट्रिब्यूनल को दे दी गई 231 में कि ट्रिब्यूनल आप उस कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को सुपरवाइज करिएगा कि कंपनी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर रही है नहीं। अगर सुपरवाइज करते हो आपको लग रहा है जी इंप्लीमेंट कराने में कोई दिक्कत आ रही है, तो ट्रिब्यूनल उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी बता सकता है। ठीक है जी, आप अपनी स्कीम में ये बातें बदल लीजिए, पर वो मॉडिफिकेशन बताने के बाद भी ट्रिब्यूनल को लग रहा है जी मुझे नहीं लगता इस कंपनी में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो पाएगा, तो उस केस में जी ट्रिब्यूनल चाहे तो उस कंपनी का वाइंडिंग अप भी ऑर्डर कर सकता है। ये सेक्शन 231। अभिनीत ऑब्जेक्शन वाला पॉइंट बस इतना कहता है कि लॉ मेकर ने यहां पर माइनॉरिटी को राइट दिया हुआ है कि अगर मेजॉरिटी ने स्कीम अप्रूव कर दी तो जी अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ट्रिब्यूनल भी सैंक्शन कर देगा। पर यहां माइनॉरिटी चाहे तो वो जाकर एनसीएलटी में उस कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए कम से कम कितने मेंबर लगेंगे? अगर मेंबर ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहे तो 10% बाय वैल्यू, क्रेडिटर रेज करना चाह रहे तो 5% बाय वैल्यू। अब जैसी ऑब्जेक्शन आएगा, अब ट्रिब्यूनल स्कीम सैंक्शन करते वक्त थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो जाएगा, उसे लगेगा जी शायद स्कीम में ना घपला हो सकता है, तो चलो मैं थोड़ा कॉशियसली अब ऑर्डर पास करूंगा, तो इसलिए वो ऑब्जेक्शन रेज करने की पावर दे दी गई है। यस गुंजन, ये मेजॉरिटी नंबर एज वेल एज 75% प्रेजेंट एंड वोटिंग का ही आपको काउंट करना है, जो मीटिंग में आकर वोट डाल रहे हैं उनका। एंड जी ये आया 230 और फिर आ गया आपका 231। चलिए, पर बच्चों जैसे ही हमने ये सेक्शंस पढ़े उसके बाद आ गया 232, और 232 का कह रहा है मर्जर एंड अमलगमेशन।
दैट इज, आज अगर आप कंपनी में मर्जर करना चाह रहे हो, अमलगमेशन करना चाह रहे हो, डीमर्जर करना चाह रहे हो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए सेक्शन 232 आया। पर बच्चों मैंने तो आपको बताया 230 है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का, और कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में तो सब कुछ कवर्ड है। कैपिटल रिडक्शन, बायबैक है, कोई कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रिक्शन स्कीम है, कोई कंसोलिडेशन करना है, कोई वेरिएशन करना है, कोई मर्जर करना है, कोई डीमर्जर करना है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन 230। तो ये लॉ मेकर ने अलग से 232 क्यों बनाया? इसका कोई जवाब अगर दे पाए कि जी जब ऑलरेडी 230 में हर टाइप का कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कवर्ड है, फिर 232 में अलग से ऐसा क्या लिख दिया? क्योंकि मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन ये भी तो एक टाइप का कॉम्प्रोमाइज ही है, एक टाइप का अरेंजमेंट ही है। हाँ जी, तो हमें 230 पढ़ना है, मर्जर वगैरह के लिए 232 पढ़ना है। अरे बताओ नलायकों, आंसर आना चाहिए तुम्हारी तरफ से। क्या कर रहे हो? इंस्टीट्यूट आजकल इस चैप्टर पे इतने बढ़िया बढ़िया सवाल बना रहा है। बोथ लगेंगे तो जी 230 का क्या यूज? तो ध्यान रखना बच्चों, आज अगर आप किसी कंपनी में ऐसा कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कर रहे हो जिसमें सिर्फ वही कंपनी इन्वॉल्व है और कोई नहीं, मतलब उसके तहत एक ही कंपनी इन्वॉल्व है, उसी के भीतर इर्द गिर्द ही, उसके अंदर खाते ही कुछ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो रहा है, तो सिर्फ लगता है 230। पर आज के दिन अगर आप कंपनी में कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कर रहे हो जिसके तहत एक कंपनी के जो एसेट्स हैं या जो कंपनी है वो किसी और दूसरी कंपनी में जाकर मिल जाएगी, या कंपनी का कोई बिजनेस डाइवेस्ट हो जाएगा, डाइवेस्ट मतलब डीमर्जर हो जाएगा, या आप कंपनी में कर रहे हो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जिसमें एक कंपनी के जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो एक दूसरी साफ सुथरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएंगे। दैट इज, अगर किसी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट में कंपनी की कोई अंडरटेकिंग या एसेट किसी दूसरी ट्रांसफरी कंपनी में जाने वाली है, तो इस केस में 230 के साथ साथ आपको 232 पढ़ना होता है। मतलब अगर तो आप कंपनी में नॉर्मल वेरिएशन, बायबैक ये सब कर रहे हो, वहां पर 232 नहीं लगेगा, उसके लिए 230 इनफ है। पर अगर आप ये स्पेशल टाइप का कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करोगे जहां एक कंपनी की अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो रही है, तो वहां पर लॉ मेकर कहते हैं जी सिर्फ 230 से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको 232 भी फॉलो करना है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है कि 232 एडिशनली कब लगेगा? कि जब एक कंपनी की प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग किन्हीं दूसरी कंपनीज में आज हमें ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ रही है, दैट इज यहां पर एक ट्रांसफरी कंपनी भी इन्वॉल्व होगी। तो क्या कह रहे हैं भाई, आज अगर आप एनसीएलटी के पास 230 में कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की एप्लीकेशन लेकर गए और वो एप्लीकेशन देखने के बाद ट्रिब्यूनल को क्या लगा, इट इज शोन टू द एनसीएलटी दैट कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी या इन्वॉल्व्स मर्जर और अमलगमेशन और टू और मोर कंपनीज एंड प्रॉपर्टी और लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी और इज प्रपोज टू बी डिवाइडेड। दैट इज, आपके कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के तहत आज एक कंपनी के एसेट या लायबिलिटी किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा बच्चों किस केस में होता है? मर्जर के केस में या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में। या आपकी कंपनी के एसेट या लायबिलिटी दो या दो से ज्यादा कंपनीज में डिवाइड हो जाएंगे, ये कहां पे होता है? फॉर एग्जांपल डीमर्जर के केस में। तो ऐसे केसेस में आपको 230 के साथ साथ 232 भी पढ़ना पड़ता है। दैट इज बच्चों, जो मर्जर डीमर्जर की स्कीम्स होती हैं वहां पर हम 230 एज वेल एज 232 दोनों का रेफरेंस लेते हैं, बिकॉज ये सेक्शन क्या कहता है जी, ऐसे केस में कंपनी, आप जो नोटिस भेजोगे ना मेंबर को, उस नोटिस में 230 वाली तो सारी बातें बताओगे, पर आपको ओवर एंड अबव थोड़े से एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। लाइकवाइज अगर इस सेक्शन में एनसीएलटी उस कंपनी की मर्जर अमलगमेशन की स्कीम सैंक्शन करता है, तो एनसीएलटी अपने ऑर्डर में 230 वाली बातें बताने के साथ साथ ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं ये भी बताएगा। दैट इज, ये सेक्शन कुछ एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी के ऊपर एंड एनसीएलटी के ऊपर डालता है, क्योंकि जी मर्जर अमलगमेशन में कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बतानी है। सबसे पहली बात बच्चों, अगर मर्जर अमलगमेशन का केस है और एनसीएलटी ने कंपनी को कहा चलो कंपनी मेंबर क्रेडिटर की मीटिंग बुलाओ, तो इस बार बच्चों आप जो नोटिस भेजोगे ना, तो नोटिस में सेक्शन 230 वाली तो सारी बातें कंपनी मेंबर को बताएगी, पर साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा बातें भी बतानी है। क्या क्या? ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम, दैट इज वो जो स्कीम आपने बनाई है उसकी ड्राफ्ट कॉपी आप मेंबर को भेजना। कंफर्मेशन दैट द ड्राफ्ट स्कीम हैज बीन फाइल्ड विद आरओसी, रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोमोटर, केएमपी, नॉन प्रोमोटर, और आपकी शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या है वो भी आप यहां पर बताओगे। वैल्यूएशन रिपोर्ट बताओगे, और अगर आपने जो खाते बनाए थे वो 6 महीने पहले बनाए थे, तो आपको एक सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर करके बताना पड़ेगा कि हाँ जी हमारे खाते इतने पुराने, तो ऐसे एडजस्टमेंट यहां पर की जाएगी। और बच्चों यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि यहां पर एक कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटी एक दूसरी कंपनी में जाने वाले हैं, तो जी वो किस दिन से जाएंगे उस कंपनी के पास, दैट इज वो ट्रांसफर किस दिन से इफेक्टिव होगा, उसके लिए आपको अपनी स्कीम में बतानी पड़ती है बच्चों एक अपॉइंटेड डेट।
दिस पॉइंट इज प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी स्कीम में एक अपॉइंटेड डेट बतानी होती है, क्योंकि ये जो मर्जर का प्रोसेस है तो कई महीने तक चलेगा। तो आज वो एसेट दूसरी कंपनी को किस दिन से ट्रांसफर माने जाए, मतलब कौन सा वो दिन होगा जिसके बाद जो रेवेन्यू बुकिंग होगी वो नई कंपनी ट्रांसफरी कंपनी के नाम में होगी, उसके लिए बच्चों हम एक अपॉइंटेड डेट बताते हैं। और अपॉइंटेड डेट पर बच्चों एमसीए ने एक सर्कुलर निकाला और क्या कहा है कि जी अपॉइंटेड डेट कोई फिक्स्ड डेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल आज लेट से हमारी कंपनी में मर्जर चल रहा था, तो हम क्या कह देंगे जी हमारी कंपनी के लिए अपॉइंटेड डेट है 1 अप्रैल 2022 कि जी मर्जर उसके जून जुलाई के महीने में जाकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो। पर अगर वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया तो हम 1 अप्रैल 22 से नई कंपनी में एसेट को ट्रांसफर मान लेंगे। क्या सर हम आगे की डेट भी रख सकते हैं? यस, आप 1 अप्रैल 23 रख दो कि जी हम मर्जर का सारा प्रोसेस आज पूरा कर लेंगे, पर जो एसेट ट्रांसफर की डेट मानी जाएगी वो नेक्स्ट ईयर मानी जाएगी। या सर क्या हम पुरानी भी रख सकते हैं? यस, आप एक पुरानी डेट भी रख सकते हो 2021 22 सॉरी 19। क्या सर हम 2015 की डेट भी रख सकते हैं? बच्चों आप पुरानी डेट तो रख सकते हो, पर अगर आपकी डेट 1 साल से ज्यादा पुरानी होगी ना तो ट्रिब्यूनल ऐसे केस में आपकी स्कीम को सैंक्शन करने में आनाकानी करता है, वहां पर स्कीम जल्दी से अप्रूव नहीं आ पाती। तो इसलिए बहुत ज्यादा पुरानी डेट मत रखना। अगर आप बहुत ज्यादा पुरानी डेट रखना चाहोगे तो आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, ठीक? तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और सर क्या हम कोई वेरिएबल डेट भी रख सकते हैं? दैट इज इवेंट बेस्ड। दैट इज क्या हम मर्जर में ये लिख दें कि जिस दिन मैं आरओसी के पास मर्जर की कॉपी फाइल करूंगा वही मेरी अपॉइंटेड डेट है, तो वो भी हो सकता है। आपको स्पेसिफिक डेट ना बताकर आप एक इवेंट बेस्ड डेट भी अपॉइंटेड डेट बता सकते हो। तो इस पर भी बच्चों सवाल आ सकता है कि अपॉइंटेड डेट फिक्स करते वक्त आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों एनसीएलटी फाइनली अपना ऑर्डर पास करेगा, और अब की बार जो एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा उसमें एनसीएलटी एडिशनली ये बातें बताएगा। सबसे पहला क्या जी कि आज ट्रांसफरर कंपनी के जो भी प्रॉपर्टी या लायबिलिटी थी वो ट्रांसफरी कंपनी को हो जाएगी ट्रांसफर। दैट इज यहां पर आपको अलग से कोई सेल डीड साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब प्रॉपर्टी बिकती है तो एक सेल डीड कन्वेंस डीड साइन होती है, पर मर्जर की स्कीम इन इटसेल्फ इज अ डीड। अगर आज मर्जर की स्कीम एनसीएलटी ने अप्रूव कर दी तो एक कंपनी की प्रॉपर्टी उठकर दूसरी कंपनी के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी, अलग से आपको कोई सेल डीड साइन नहीं करनी। अगला बच्चों अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कि आज अगर ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी में जाकर मर्ज हुई है तो ट्रांसफरी कंपनी आपको दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ शेयर या कैश देना पड़ेगा। तो वो अलॉटमेंट कैसा होगा? दैट इज आज अगर बच्चों एक ट्रांसफरर कंपनी है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आज एचडीएफसी का मर्जर जैसे ही एचडीएफसी बैंक में होगा तो एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी के शेयर होल्डर्स को या तो शेयर्स देगा या परचेज कंसिडरेशन पे करेगा। पर यहां पर एक पॉइंट क्या आता है, ट्रांसफरी कंपनी कैन नॉट होल्ड इट्स ओन शेयर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में मर्जर हुआ तो हमने एचडीएफसी की बैलेंस शीट उठाकर देखी, इसने एचडीएफसी बैंक के कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो आज जैसे ही इसका इसमें मर्जर हो जाएगा तो क्या एचडीएफसी बैंक अपना ये एसेट या अपने ये शेयर्स अपने नाम में होल्ड कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि किसी भी कंपनी को अपने शेयर अपने नाम में होल्ड करना अलाउड नहीं होता एज पर सेक्शन 67। तो ये शेयर्स होंगे कैंसल आउट, आप अकाउंट्स में इसकी कैंसिलेशन की एंट्री भी डालते हो। अगली बात क्या कह रहे हैं जी, एनसीएलटी और क्या बताएगा कि जी ट्रांसफरर कंपनी के अगेंस्ट जो केस थे वो ट्रांसफरी कंपनी के नाम में कंटिन्यू हो जाएंगे। ट्रांसफरर कंपनी का क्योंकि मर्जर हुआ है तो ट्रांसफरर कंपनी यहां पर खत्म हो जाएगी बिना वाइंडिंग अप के, कि यहां पर उसके एसेट वगैरह बिके नहीं पर उसका डिसोल्यूशन हो गया, तो इट विल बी अ डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप। अगली बात, अगर ट्रांसफरर कंपनी के कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उन्हें पैसा दे दो। ट्रांसफरर कंपनी के जो नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर एचडीएफसी के कोई नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर थे तो आज जैसी एचडीएफसी बैंक आप उसके नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को अगर अपने शेयर्स देने की सोच रहे हो तो आप देख लेना फेमा में ये अलाउड है या नहीं, क्योंकि हो सकता है एचडीएफसी को नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को शेयर देना अलाउड थे, आपको ना हो, तो यहां पर आपको फेमा का कंप्लायंस करना पड़ेगा। और बच्चों ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज, कि उसके एम्प्लॉय आपके पेरोल पर आ जाएंगे, पर अगर एम्प्लॉय आने के लिए इच्छुक नहीं है, पेपर का सवाल है, क्या ये मैंडेटरी है? नो। मतलब अगर एम्प्लॉय खुद से मना कर दे तो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि जी जा जबरदस्ती तो वहां पर काम करे, ऐसा जरूरी नहीं होता। अगली बच्चों, ट्रांसफरी कंपनी टू रिमेन अनलिस्टेड इफ द ट्रांसफरर कंपनी इज लिस्टेड, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां पर एक ट्रांसफरी कंपनी है जो लिस्टेड है और यहां पर एक ट्रांसफरर कंपनी है जो अनलिस्टेड थी। आज अगर ट्रांसफरर कंपनी का मर्जर ट्रांसफरी कंपनी में हो जाए तो ये जो ट्रांसफरी कंपनी है वो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर दे देगी और उन्हें लिस्ट भी करा देगी, कोई दिक्कत नहीं। पर दिक्कत कहां आती है भाई, आज अगर ट्रांसफरर कंपनी एक लिस्टेड कंपनी थी और ट्रांसफरी कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है, लेट्स सपोज यहां पर कोई कंपनी आ रही है बच्चों और आप उसके शेयर होल्डर हो, तो आज अगर एक लिस्टेड कंपनी जाकर अनलिस्टेड में मर्ज हो जाती है तो लोग कहते हैं जी इसकी वजह से सामने वाली कंपनी ऑटोमेटिकली लिस्टेड नहीं बनेगी। मतलब आज अगर एक अनलिस्टेड कंपनी अपने में एक लिस्टेड कंपनी को संभाले, इसकी वजह से वो लिस्टेड नहीं कहला जाएगी, लिस्टिंग का प्रोसीजर उसे अलग से फॉलो करना है। पर दिक्कत आएगी इन शेयर होल्डर्स के लिए कि जी जो ये ट्रांसफरर कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर है, आज वो इस ट्रांसफरी कंपनी में तो शेयर होल्डर बनके फंस जाएंगे क्योंकि वो तो अनलिस्टेड है, बाद में शेयर कैसे बेचेंगे? तो यहां पर बच्चों आपको देना पड़ता है एग्जिट ऑफर।
दैट इज यहां पर आपको उन्हें एग्जिट ऑफर प्रोवाइड करना ही पड़ता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगली बात क्या कह रहे हैं जी, सेट ऑफ फीस पेड ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, क्योंकि जी यहां ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को पैसा देगी, शेयर्स देगी, सॉरी, तो शेयर्स देने के लिए नए शेयर्स इशू होंगे, तो ये कहता है जी यहां पर शायद इसे अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ सकती है। तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के जो फीस पे करेगी, तो जो फीस ट्रांसफरर कंपनी ने ऑलरेडी पे रखी है ना, उसका सेट ऑफ का बेनिफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि वो कंपनी आके आपकी में मर्ज हो गई, तो उस कंपनी ने जो अपनी ऑथराइज कैपिटल पर फीस पे करी थी, उसे आज आप अपनी इंक्रीमेंटल फीस के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। ये चीजें भी एनसीएलटी अपनी स्कीम में बताएगा। एंड जी यहां पर भी ऑडिटर का सर्टिफिकेट आएगा, एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी हम आरओसी के पास फाइल कर देंगे 30 दिन में, और हमारा मर्जर फाइनलाइज हो जाएगा। बाकी बच्चों आपकी यहां पर जो मेरी मेन बुक है उसमें मैंने आपको जो AS14 के भी मर्जर आते थे ना, मर्जर्स के मेथड, उनकी कंडीशंस दी हुई हैं, वो भी आपके सिलेबस में है, स्टडी मैट में थी, एक बार पढ़ जाना। वैसे तो पेपर में नहीं आना चाहिए, पर बाई चांस आ जाए तो आप मार्क्स लूज नहीं करोगे। प्लीज मुझे बताइए, आर दीज सेक्शंस क्लियर टू एवरीवन? 230, 31, 32 ये थोड़े से लेंथी सेक्शन रहते हैं, बट आई हैव ट्राइड कि इनको मैं लगभग 1.5 पेज में समराइज कर पाऊं। क्लियर है? क्लियर है? कैन वी गो हेड? चलिए जी, और जैसे ही लॉ मेकर ने बच्चों ये मर्जर कॉम्प्रोमाइज के सेक्शंस बताए, इसके इमीडिएट बाद लॉ मेकर लेकर के आगे सेक्शन 233, जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर। और उन्होंने कहा जी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें अपना मर्जर कराने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम उनका मर्जर करना कर रहे हैं आसान। और अगर ये कंपनी आज मर्जर वगैरह करना चाह रही हैं, तो इन कंपनीज को ना एनसीएलटी के पास जाने की ही जरूरत नहीं है। ये कंपनी अपना मर्जर करा सकती है सीजी, दैट इज आरडी द्वारा। तो यहां पर पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट करी है रीजनल डायरेक्टर को। मतलब इस सेक्शन में जो कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड है, वो चाहे तो अपना मर्जर रीजनल डायरेक्टर से करवा सकती हैं, उन्हें एनसीएलटी के पास जाने की जरूरत नहीं। पर सवाल उठता है जी, पेपर का सवाल है, अगर ये वाली कंपनीज आरडी के पास ना जाकर एनसीएलटी के पास ही जाना चाहती हैं, ये कहती है जी हम आरडी के पास नहीं जा रहे, हम तो बड़े प्रोसीजर से मर्जर कराएंगे, हमें फास्ट ट्रैक नहीं चाहिए, तो क्या ये जा सकती हैं? या इन कंपनीज को आरडी के पास ही जाना पड़ेगा? दैट इज सेक्शन 233 एक ऑल्टरनेटिव रूट है या एक मैंडेटरी रूट है इनके लिए? ध्यान रखना बच्चों, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव रूट गिवन टू यू। अगर आप बड़ा रास्ता अपनाना चाह रहे हो आप अपनाओ, वरना आप यहां पर फास्ट ट्रैक मर्जर में आ सकते हो। तो सवाल उठता है जी कोई भी कंपनी उस बड़े रूट में जाना क्यों चाहेगी? क्योंकि बच्चों ये सेक्शन क्या कहता है कि कंपनी आप ना आरडी के पास जा सकते हो और आरडी से अपना मर्जर अप्रूव करा सकते हो। पर जैसे ही आप आरडी के पास गए, अगर आरडी को लगा कि इस कंपनी के मर्जर में थोड़ा बहुत घपला है, तो आरडी आपका मर्जर अप्रूव ना करके वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा एनसीएलटी, और फिर आपका पूरा केस 230 और 32 में चलेगा। तो जहां फास्ट ट्रैक मर्जर करने गए थे आपका डबल टाइम लग गया। और दिक्कत क्या है, आज आरडी ने अगर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी, तो अब एनसीएलटी से मर्जर अप्रूव करवाना और मुश्किल हो जाएगा। एनसीएलटी उसको शक की नजर से देखेगा, क्योंकि आरडी ने अप्रूव नहीं किया। तो इसीलिए कंपनीज कई बार इस सेक्शन को अवॉइड कर देती हैं कि जी पता चला बाद में और ज्यादा लंबा रास्ता अपनाना पड़ गया, वरना ये एक रास्ता तो आपके पास है। और बच्चों ध्यान रखना, फास्ट ट्रैक मर्जर किस किस कंपनी के लिए? तो बच्चों काफी समय तक ये रास्ता खुला होता था सिर्फ स्मॉल कंपनीज, कि आज अगर स्मॉल कंपनीज आपस में मर्ज होना चाह रही है, या होल्डिंग एंड वॉश के लिए। पर रिसेंटली इनमें अमेंडमेंट्स आई थी और 2 और कैटेगरी ऑफ कंपनीज को फास्ट ट्रैक मर्जर का रास्ता चुनने का मौका दिया गया। एक तो स्टार्टअप कंपनीज, कि आज अगर स्टार्टअप कंपनीज मर्ज होना चाह रही है, या आज अगर कोई स्टार्टअप एंड स्मॉल कंपनी मर्ज होना चाह रही है, वो भी चलेगा। अब बच्चों एक चीज बताना, आज एक कंपनी है एच लिमिटेड, उसकी एक वॉस है, और आज हम वॉस का मर्जर होल्डिंग कंपनी में कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक मर्जर अपना सकते हैं। बट बच्चों अगर एच लिमिटेड का मर्जर वॉस में हो रहा हो, तो क्या ये सेक्शन का रास्ता आपके पास है? दैट इज होल्डिंग कंपनी जाके वॉस में मर्ज हो रही है। पहली बात तो जी, क्या एक होल्डिंग कंपनी अपनी वॉस में मर्ज हो सकती है? बताओ फटाफट से आंसर आना चाहिए। क्या एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी में मर्ज हो सकती है या नहीं? इज दैट पॉसिबल? सब्सिडरी तो होल्डिंग में मर्ज हो रही है, पर क्या होल्डिंग सब्सिडरी में मर्ज हो सकती है? नालायक को बताओ। एक भी नालायक आंसर ही नहीं दे रहा है। अभी तक तो आंसर आए थे फटाफट। अरे एक होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड क्या अपनी वॉस में मर्ज हो सकती है? सबसे पहले तो मर्ज हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं? ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल मर्ज हो सकती है। अरे नालायक, मैं वॉस का मतलब नहीं जान रहा। बिल्कुल मर्ज होगी, जैसी एच लिमिटेड वॉस में मर्ज हो जाएगी, एच लिमिटेड तो खत्म हो जाएगी, और वॉस अपने शेयर बच्चों किसको दे देगी? वॉस अपने शेयर्स दे देगी इस होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को, और वो शेयर होल्डर्स अब डायरेक्टली वॉस में शेयर होल्ड करेंगे, तो बीच से एच लिमिटेड हट जाएगी।
दैट इज होल्डिंग चाहे तो वो वॉस में मर्ज हो सकती है। तो आज अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी वॉस में मर्ज हो रही है तो भी क्या 233 एप्लीकेबल हो सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज यहां पर लॉ ने क्या कहा है, अगर मर्जर होल्डिंग और वॉस के बीच में हो रहा है। लॉ ने ये नहीं कहा कि वॉस होल्डिंग में मर्ज हो रही हो, तो मर्जर अगर होल्डिंग का वॉस में है या वॉस का होल्डिंग है, दोनों ही केस में आप फास्ट ट्रैक मर्जर का रास्ता अपना सकते हो। तो जी इन 4 कैटेगरीज में फास्ट ट्रैक मर्जर का रास्ता एप्लीकेबल है। और फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोसेस क्या कहता है कि जी कंपनीज, आप एक नोटिस रेडी करना, आप अपनी ड्राफ्ट स्कीम रेडी करना, और ये नोटिस और ड्राफ्ट स्कीम ले जाकर आप पहले आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, आरओसी तो आप समझते हैं बच्चों, ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है? तो बच्चों जनरली एनसीएलटी या हाई कोर्ट्स के साथ में एक लिक्विडेटर टाइड अप रहता है जिसको हम ऑफिशियल लिक्विडेटर कहते हैं, सरकारी अफसर है। तो यहां पर कंपनीज अपनी ड्राफ्ट स्कीम बनाकर पहले आरओसी के पास जाती हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास जाती है, और अगर कोई और पर्सन अफेक्टेड है उनसे उनके कमेंट्स मंगाती है, और उनसे उनके कमेंट्स आ जाने के बाद यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है, आरओसी के पास साथ में आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ती है। मतलब अगर आप इंसॉल्वेंट कंपनी हो फिर आप ये रास्ता नहीं अपना सकते, यह रास्ता सिर्फ किसके लिए? सॉल्वेंट कंपनीज के लिए। तो जी आप एक ड्राफ्ट स्कीम ले जाकर आरओसी, ओएल, ऑफिशियल लिक्विडेटर से उनके कमेंट्स मंगाते हो, और उनके कमेंट आने के बाद आप अपनी फाइनल स्कीम करते हो ड्राफ्ट कि जी हाँ जी उनके कमेंट्स हमने देख लिए, अब हमारी ये फाइनल स्कीम रेडी है। और जैसे ही बच्चों आप ये फाइनल स्कीम रेडी करते हो, इस पर आपको अप्रूवल लेना होता है किससे? एक तो अपने 90% मेंबर्स बाय वैल्यू से, और अगर क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल आना है तो मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स हैविंग 90% ऑफ द डेट। तो यहां नॉर्मल 90% मेंबर्स बाय वैल्यू से काम चल जाएगा, और क्रेडिटर्स के केस में आपको मेजॉरिटी नंबर प्लस 90% डेट जिनका है उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और उनसे अप्रूवल लेने के बाद आपको अपनी ये फाइनल स्कीम बच्चों 3 लोगों के पास जाती है। पहला जाती है आरओसी एंड ओएल के पास, जहां पर हम उनसे अप्रूवल लेते हो। सर उनसे तो पहले अप्रूवल ले लिया था, ध्यान रखना बच्चों, पहले अप्रूवल नहीं लिया था, पहले हमने अपनी ड्राफ्ट स्कीम पर कमेंट्स मंगाए थे। उन कमेंट्स को मंगाने के बाद हमने स्कीम फाइनलाइज करी, मेंबर क्रेडिटर से अप्रूवल लिया, तो अब हम आरओसी एंड ओएल से अप्रूवल लेते हैं, हम उनके पास आते हैं जी अप्रूवल दे दीजिए, और साइमल्टेनियसली हम अपनी स्कीम फाइल करते हैं सीजी के पास। यहां सीजी का मतलब क्या है? आरडी। और बच्चों अब आरओसी और ओएल को अभी भी अगर हमारी स्कीम पे ऑब्जेक्शन है तो वो हमें नहीं बताएगा, वो अपना ऑब्जेक्शन किसको बताएगा? सीधा सीजी को, कि देखो सीजी हमने पूरी कोशिश करी थी अपने कमेंट्स देकर इसकी स्कीम बनवाने के, पर हमें लग रहा है इसकी स्कीम ठीक नहीं है, ये ऑब्जेक्शंस हैं। तो यहां पर आरओसी और ओएल अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो सीजी के पास 30 दिन में ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब यहां पर 2 चीजें होंगी, या तो आरओसी और ओएल ने सीजी के पास कोई ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं किया, तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं किया तो सीजी का करेगा, आपके मर्जर की स्कीम को कर देगा अप्रूव। पर अगर आरओसी या ओएल ने अपना ऑब्जेक्शन सीजी के पास रेज किया तो अब सीजी देखेगा जी क्या एक्चुअली में ये स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं, एंड क्या ये कंपनी के क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में है या नहीं। अगर उनके ऑब्जेक्शन देखने के बाद भी सीजी को लगा जी बेकार बोल रहे हैं आरओसी ओएल, इनकी स्कीम तो बढ़िया है, तो सीजी आपका मर्जर कर देगा अप्रूव। पर बच्चों अगर सीजी को लगा नहीं 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 इनकी स्कीम तो जी पब्लिक इंटरेस्ट में, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में है ही नहीं, तो ऐसे में सीजी एनसीएलटी से रिक्वेस्ट करेगा कि एनसीएलटी हमारे हिसाब से देखिए आपको ये वाली स्कीम अपने अंडर ले लेनी चाहिए, आपको 232 में कंसीडर करनी चाहिए। अब जैसे ही सीजी एनसीएलटी के पास गया, एनसीएलटी होगा नहीं नहीं जी सीजी तो ऐसी बेकार में मजे ले रहा है, ये स्कीम बिल्कुल ठीक है, तो एनसीएलटी उस स्कीम को अभी इमीडिएटली कंफर्म कर देगा। पर अगर एनसीएलटी को लगा हाँ जी सरकार कह तो ठीक रही है, चलो वैलिड ऑब्जेक्शन है, तो अब बच्चों आपकी स्कीम चली जाएगी 232 में। और यही एक फियर होता है जिसकी वजह से कई बार कंपनीज इस सेक्शन में आना पसंद नहीं करती, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी स्कीम 232 में चली गई फिर ये मर्जर अप्रूव करवाना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। तो ये आया बच्चों आपका फास्ट ट्रैक मर्जर का भी एक छोटा सा प्रोसेस, मैंने यहां पर समराइज करने की कोशिश करी। इसके बाद आता है बच्चों सेक्शन 234 जो आपका डील करता है क्रॉस बॉर्डर मर्जर से, जहां पर एक बाहर वाली कंपनी इंडियन कंपनी में मर्ज हो सकती है और एक इंडिया वाली कंपनी बाहर वाली कंपनी में मर्ज हो सकती है। ध्यान रखना बच्चों, जो पुराना कंपनीज एक्ट 1956 था ना, उसमें एक बाहर वाली कंपनी को इंडिया की कंपनी में मर्ज होना था अलाउड था, पर एक इंडियन कंपनी को बाहर वाली कंपनी में मर्ज होना अलाउड नहीं था। पर नए कंपनीज एक्ट ने वो रोक दूर कर दी, उन्होंने कहा जी आज के दिन में क्रॉस बॉर्डर मर्जर ओपन है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बाहर वाली कंपनी इंडिया में मर्ज हो सकती है, इंडिया वाली कंपनी बाहर में मर्ज हो सकती है। बस ध्यान रखना वो कंपनी ऐसी वैसी जुरिस्डिक्शन की ना हो, मतलब वो कंपनी जिस कंट्री की है वो कंट्री एक नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। तो इस सेक्शन ने क्या कहा, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू मर्जर एंड अमलगमेशन बिटवीन कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द नोटिफाइड कंट्रीज। तो मतलब जिन जिन कंट्रीज को यहां पर नोटिफाई किया जाएगा उन कंट्रीज की जो कंपनीज होंगी आप उनके साथ मर्जर कर सकते हो। और ध्यान रखना बच्चों, यहां पर एक फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में भी मर्ज हो सकती है और इंडियन कंपनी बाहर भी मर्ज हो सकती है। जस्ट फॉर नॉलेज एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, इस सेक्शन में ना वर्ड फॉरेन कंपनी इस्तेमाल है,
फॉरेन कंपनी का जनरल मतलब क्या होता है? एक बाहर वाली कंपनी जिसका इंडिया में है प्लेस ऑफ बिजनेस। बस इस सेक्शन ने फॉरेन कंपनी को अलग से डिफाइन किया और इस सेक्शन ने क्या कहा? इस सेक्शन के पर्पस के लिए फॉरेन कंपनी में बाहर वाली हर कंपनी आएगी, चाहे उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं। तो यहां पर ये वर्ड फॉरेन कंपनी का मतलब वो प्लेस ऑफ बिजनेस से नहीं है। यहां पर फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? बाहर वाली कंपनी, चाहे आपका इंडिया में कोई काम धंधा है या नहीं, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। तो दिस इज अबाउट सेक्शन 234 क्रॉस बॉर्डर मर्जर। इसके बाद बच्चों 235 और 36 को एक बार स्किप करते हुए मैं सीधा आऊंगा सेक्शन 237 पर। तो जो आपके 235, 236 एंड 238 है, ये तीनों कलेक्टिव सेक्शन से एक साथ पढ़ते हैं। हम सीधा आएंगे सेक्शन 237, क्योंकि इस सेक्शन में बच्चों पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज चाहे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनीज का मर्जर ऑर्डर कर सकता है। तो यहां सीजी को एक पावर है कि सीजी अगर आप चाहो तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में यहां कंपनीज का मर्जर ऑर्डर कर सकते हो। तो क्या कह रहे हैं भाई? सीजी के पास यहां पावर है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर जरूरत लगे तो सीजी आप कंपनीज को अमलगमेट कर सकते हो। तो जी आज दो कंपनी और सीजी को लग रहा है चलो जी दोनों को मर्ज कर दो। एक तो मर्ज करने के लिए सीजी आपको क्या करना पड़ेगा? इस सेक्शन में बच्चों सीजी को 2 बार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लानी पड़ती है। यहां सबसे पहले सीजी अमलगमेशन का एक ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करेगा। ध्यान रखना अभी ये ऑर्डर ड्राफ्ट है। उस ड्राफ्ट ऑर्डर की कॉपी दोनों कंपनीज को भेजी जाएगी। दैट इज सीजी कहेगा देखिए भाई कंपनीज, मैं आपका मर्जर करने के लिए इच्छुक हूं और मैं इन टर्म्स एंड कंडीशन पर मर्जर करना चाहता हूं। अब बच्चा जब भी सीजी दोनों कंपनीज का मर्जर कर रहा है तो कुछ शेयर होल्डर्स को फायदा हो सकता है, कुछ को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंपनी जाकर दूसरी में मिल रही है। तो ऐसे केस में जिन भी शेयर होल्डर्स का नुकसान हो रहा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कॉम्पनसेशन दिलवाने की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल आज एक कंपनी जाकर दूसरी में मर्ज हो गई तो जिस भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के, उनको लॉस हो सकता है। तो सीजी ऐसे केस में क्या कहते हैं जी, चलिए मैं आपको यहां पर कॉम्पनसेशन दिलवा दूंगा, क्योंकि आपको सामने वाली कंपनी में कम अधिकार मिल रहे हैं, तो आई विल गिव यू कॉम्पनसेशन, और इतने रुपए का कॉम्पनसेशन, हर शेयर के ऊपर मैं 20 रुपए का कॉम्पनसेशन दिलवाता हूं। तो सीजी जो कॉम्पनसेशन यहां पर दिलवाएगा वो कॉम्पनसेशन का सबसे पहला ऑर्डर ऑफिशियल गैजेट में आएगा। दैट इज पहली बार ऑफिशियल गैजेट में सीजी जो नोटिफिकेशन लाएगा वो किस चीज की लाएगा? कॉम्पनसेशन की, कि जी मर्जर के एवज में आपको इतना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अब जी जितना कॉम्पनसेशन सीजी देना चाहता है, अगर बच्चों वो कॉम्पनसेशन आपको पसंद नहीं आ रहा, आप कह रहे हो नहीं जी सीजी ने जो कॉम्पनसेशन दिया है वो ठीक नहीं, तो जी यहां सीजी के आगे माथा खराब करने से कोई फायदा नहीं है। लॉ ने कहा जी ऐसे केस में आप एनसीएलटी के पास अगले 30 दिन में अपील फाइल कर सकते हो। मतलब सीजी ने जो कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट कॉम्पनसेशन तो आप एनसीएलटी में अगले 30 दिन में अपील फाइल करिए। बाकी बच्चों अगर सीजी ने जो ऑर्डर पास किया था, आप कॉम्पनसेशन से तो खुश थे पर उस ऑर्डर की किसी टर्म एंड कंडीशन से नाराज थे, मतलब कॉम्पनसेशन के अलावा आपको किसी बात पर ऑब्जेक्शन है, तो लॉ कहते हैं जी ऐसे केस में एनसीएलटी को परेशान मत करो, आपको कोई और चीज से दिक्कत है तो वो बात आप सीजी को ही बताना। दैट इज अगर कॉम्पनसेशन के अलावा किसी पॉइंट से आप नाराज हैं तो वो बात आप सीजी को बताते हैं, तो वो चीज हम सीजी के पास लेकर जाते हैं। और फाइनली क्या होगा भाई? एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा फाइनल कॉम्पनसेशन का, सीजी आपकी नाराजगी दूर करेगी और एक फाइनल नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में आ जाएगा। जब ये नोटिफिकेशन आएगी तो फाइनली वो मर्जर अप्रूव हो जाएगा और उसकी कॉपी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के आगे पेश की जाएगी। ठीक, तो इस सेक्शन में सीजी को पावर है कि पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज का मर्जर ऑर्डर कर सकता है। इसके बाद बच्चों 238 तो हमारा 235 के साथ लिंक्ड है। 239 ने बस इतना कहा कि आज अगर एक ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी में मर्ज हो जाए तो ट्रांसफरर कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आप ऐसे ही डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, उनको डिस्पोज ऑफ करने से पहले आपको सीजी से परमिशन लेना है और सीजी परमिशन देने से पहले उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन ऑर्डर कर सकती है। ठीक, और यहां पर एक सेक्शन 240 और आता है, यहां पर बुक में मेंशन नहीं है, वो बस इतना कहता है कि जी जैसे ही ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी में मर्ज हो जाएगी तो अगर ट्रांसफरर कंपनी के किसी डायरेक्टर वगैरह ने घपला किया था तो क्या वो इस वजह से बच पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। यू विल स्टिल बी लायबल फॉर ऑल द डिफॉल्ट्स दैट यू हैव डन इन द ट्रांसफरर कंपनी, दोस डिफॉल्ट्स के लिए आपकी लायबिलिटी विल कंटिन्यू। तो ये आया बच्चों आपका सेक्शन 239। अब बच गए बच्चों इस चैप्टर के लास्ट 3 सेक्शंस, और ये 3 सेक्शन से थोड़े से खतरनाक सेक्शन, आपको भी पता होगा बिकॉज इन 3 सेक्शंस को पढ़ के थोड़ा सा तो माथा घूमता है। इसमें बच्चों 3 सेक्शन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके सेक्शन 235, 36 और 38। ये सेक्शन बच्चों जनरली डील करते हैं ऐसे केसेस में जहां पर आप एक अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर करना चाह रहे हो। अगर मैं 235 की बात करूं तो ये आपका डील करता है अनलिस्टेड कंपनी के टेक ओवर से, कि आप एक कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहे हो, उसके सारे शेयर्स खरीदना चाह रहे हो, तो उसके लिए 235 आता है। और 235 के लिए ही एक एडिशनल बात 238 में लिखी हुई है, तो 235 और 38 दोनों कंबाइंड सेक्शन है, साथ में पढ़े जाते हैं। फिर एक सेक्शन आ जाता है बस 236, ये आपका कुछ डील करता है माइनॉरिटी स्क्वीज आउट वगैरह से, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस रहते हैं। 235 और 38 तो ठीक है, उनकी ड्राफ्टिंग एकदम प्रॉपर है,
पर जो 236 है उसकी ड्राफ्टिंग लॉ मेकर ने सही से नहीं की हुई। जो 236 की ड्राफ्टिंग लॉ मेकर ने करी हुई है उसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होती है, तो उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा केस भी नहीं आया। कोई केस लॉ आया होता तो हम इंटरप्रिटेशन ले जाते। तो मैं जो इंटरप्रिटेशन फॉलो करता हूं या करवाता हूं वो आपको बता दूंगा। हो सकता है आपने कुछ डिफरेंट पढ़ रखा हो तो उसमें माथा खराब मत करना, बिकॉज ये सेक्शन की ड्राफ्टिंग ही गलत है। तो पहले हम 235 समझ रहे हैं, विच इज ओके, विच इज करेक्ट। पहले इसकी बात जानते हैं, फिर 236 पर आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं 235 आपको समझाने जा रहा हूं, जो बात आपकी करता है टेक ओवर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी। सर क्या लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर यहां पर नहीं होता? नहीं, लिस्टेड कंपनी के टेक ओवर के लिए सेबी का एक टेक ओवर कोड है, हम उसकी बातें मानते हैं। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं भाई, ध्यान से समझना बच्चों। ये सेक्शन कब लग रहा है कि आज अगर कोई ट्रांसफरी कंपनी है और वो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स धीरे धीरे खरीद रही है। फॉर एग्जांपल यहां पर बच्चों ट्रांसफरर कंपनी है, उसमें टोटल शेयर्स थे 1 लाख, और आज ये ट्रांसफरी कंपनी चाहती है जी काश मैं ये 1 लाख शेयर्स खरीद लूं। तो यहां पर ये ट्रांसफरी कंपनी कोई स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट बनाकर लाकर उस ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स के आगे पेश करेगी कि लीजिए ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स, हम आपके शेयर्स खरीदने के लिए इच्छुक हैं। और बच्चों लॉ कहता है अगर वो स्कीम 90% शेयर होल्डर्स द्वारा अप्रूव हो गई, मतलब अगर उस स्कीम के तहत इस ट्रांसफरी कंपनी, ध्यान रखना यहां पर ट्रांसफरी कौन होगी? सिर्फ कोई कंपनी। ये वाला सेक्शन किसी इंडिविजुअल वगैरह पर नहीं लगता, ये किस पर लगता है? एक ट्रांसफरी कंपनी पर। तो अगर एक ट्रांसफरी कंपनी, आप उस कंपनी के 90% शेयर्स खरीद जाते हो, तो बाकी के जो ये 10% शेयर्स बच गए इनको आप जबरदस्ती एक्वायर कर सकते हो। तो लॉ यहां पर आपको टेक ओवर करने की पावर दे रहा है कि आप बाकी के 10% शेयर्स खरीद सकते हो। सवाल उठा जी, ट्रांसफरी कंपनी 1 लाख शेयर्स खरीदना चाह रही थी, पर ट्रांसफरी कंपनी के पास ऑलरेडी 1 लाख में से 20,000 शेयर्स थे जो इसने पहले खरीद रखे थे। तो अब मैं 90% जो इस स्कीम में देखूंगा कि 90% एक्विजिशन हुआ, क्या मैं 90% पूरे 1 लाख का देखूंगा? लॉ ने का नहीं, आपको 90% उन शेयर होल्डर्स को कन्विंस करना है जिनके शेयर्स ऑलरेडी आपके पास नहीं है। मतलब अगर कंपनी में 1 लाख शेयर्स थे तो आपने खुद ही अपने नॉमिनीज के थ्रू अगर ऑलरेडी 20,000 खरीदे हुए हैं, तो आपको इस स्कीम में जो ये 80,000 शेयर्स है ना, इनका 90% देखना पड़ेगा। मतलब यहां पर जो बाकी बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं उनके 90% को मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। अगर 90% कन्विंस हो गए तो फिर मैं बाकी का 10% एक्वायर कर सकता हूं। प्लीज मुझे बताएं क्या ये बेसिक लॉजिक इस सेक्शन का क्लियर है? पहली बात, ये सेक्शन लगेगा सिर्फ एक कंपनी पर, आपको बनानी पड़ेगी एक स्कीम। उस स्कीम के तहत अगर आपने उस कंपनी के जो बाकी बचे हुए शेयर होल्डर थे उनके 90% को कन्विंस कर लिया, तो ये आपको पावर देगा बाकी के 10% को खरीदने की। प्लीज मुझे बताएं क्या ये बेसिक लॉजिक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं और मेरे साथ हो, कहीं निकल तो नहीं लिया सेक्शन देख के। प्लीज मुझे बताइए। चलिए तो जी अब इस सेक्शन ने कहा क्या समझते हैं। तो इस सेक्शन ने कहा जी ट्रांसफरी कंपनी, आप ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को नोटिस देना कि आप उनके शेयर्स खरीदने के लिए इच्छुक हो। तो यहां पर आपको स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें ऑफर देना, और अगर आपका ऑफर देने के बाद अगले 4 महीने के भीतर भीतर उस कंपनी के मेंबर्स ने अपने 90% शेयर्स आपको ट्रांसफर करना एग्री कर लिया। पर 90% बच्चों हम देखेंगे किसका? टोटल शेयर्स माइनस शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी, इट्स नॉमिनी और सब्सिडरी। मतलब ट्रांसफरी कंपनी अगर आपने खुद ने या अपने किसी सब्सिडरी या नॉमिनी के थ्रू आप उस कंपनी में ऑलरेडी 20,000 शेयर होल्ड करे हुए थे, तो आपको जो 90% देखना है बच्चों किसका देखना होगा? इस 80,000 का। तो 80,000 का 90% शेयर्स अगर आपको स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट के तहत 4 महीने के भीतर भीतर मिल जाते हैं, तो आप अगले 2 महीने के भीतर भीतर बाकी के जो बचे हुए शेयर्स हैं उनको एक्वायर कर सकते हो। क्या सर बाकी के बचे हुए सारे शेयर्स एक्वायर करने पड़ेंगे? द आंसर इज नो। लॉ ने क्या कहा, कंपनी आप चाहो तो अगले 2 महीने में ट्रांसफरी कंपनी में गिव नोटिस टू एनी और ऑल द डिसेंटिंग मेंबर्स टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। दैट इज जो बाकी के 10% बच गए थे उनमें से सबको या कुछ के शेयर्स को खरीदने के लिए आप अपना इंटेंशन जाहिर कर सकते हो। पर ध्यान रखना, आपने जितने भी लोगों के शेयर्स खरीदने के लिए अपना इंटेंशन जाहिर किया, आप उनके शेयर्स खरीदने के लिए एंटाइटल्ड भी हो जाओगे और बाउंड भी हो जाओगे। दैट इज बाद में नहीं पलट पाओगे। अगर आपको 10% के खरीदना है 10% के खरीदो, 8% के खरीदना है 8% के खरीदो, 5% के खरीदना है उनके खरीदो। पर जिनको भी आप अगले 2 महीने में शेयर खरीदने का इंटेंशन जाहिर करोगे, आप उनके शेयर खरीदने के लिए एंटाइटल्ड भी हो और आपको खरीदने भी पड़ेंगे, बाद में पलट नहीं पाओगे। और जैसे ही आप उनको कह रहे हो जी लाओ अपना शेयर दो, वो तो डर जाएंगे, वो कहेंगे जी तो जबरदस्ती मेरा शेयर खरीद रहा है, पर जी बेचना पड़ेगा। पर आपको लग रहा है नहीं जी ये चीज तो ठीक नहीं है, तो लॉने का कोई दिक्कत नहीं है जी। जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि जी उनके साथ गलत हो रहा है,
गलत तरीके से उनके शेयर खरीदे जा रहे हैं, तो आप एनसीएलटी के पास अपील फाइल कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपने अपील फाइल करी ही नहीं तो आपका शेयर ट्रांसफरी कंपनी के पास चला जाएगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपका शेयर ट्रांसफरी कंपनी का हो जाएगा। और अगर आपने एनसीएलटी के पास अपील फाइल करी तो या तो एनसीएलटी डिसेंडिंग के फेवर में ऑर्डर पास कर दे, पर अगर एनसीएलटी डिसेंडिंग के फेवर में ऑर्डर पास ना करे तो भी आपका शेयर ट्रांसफरी का हो जाएगा। दैट इज, जितने भी शेयर्स 10% खरीदने के लिए ट्रांसफरी कंपनी ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, ये शेयर सब ट्रांसफरी के हो जाएंगे। दैट इज, या तो आप शराफत से अपना शेयर उनको ट्रांसफर कर देना। लॉ कहता है जी, अगर आपने शराफत से अपना शेयर उन्हें ट्रांसफर नहीं किया तो जो ट्रांसफरर कंपनी यहां पर है ना, वो ट्रांसफरर कंपनी क्या करेगी, आपका शेयर सर्टिफिकेट कैंसल्ड मान लेगी और आपके बिहाफ पर शेयर सर्टिफिकेट साइन करके ट्रांसफरी कंपनी को वो सारा शेयर ट्रांसफर कर देगी। और ट्रांसफरर कंपनी से जो ट्रांसफरी कंपनी पैसा रिसीव करेगी, वो पैसा आप ही का है, वो आपके ट्रस्टी की तरह होल्ड करके रखेगी। तो शेयर चला जाने के बाद आप कंपनी के पास जाकर अपना पैसा ले सकते हो। दैट इज, लॉ ने क्या कहा कि ट्रांसफरी कंपनी शैल डिपॉजिट विद द ट्रांसफरर कंपनी कॉपी ऑफ द नोटिस, शेयर ट्रांसफर डीड एंड अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। और जो ट्रांसफरर कंपनी है वो सारे शेयर्स ट्रांसफरी कंपनी के नाम में ट्रांसफर कर देगी अगले 1 महीने में, और जो सारा पैसा है वो उस मेंबर के ट्रस्ट की तरह होल्ड करके, ट्रस्टी की तरह होल्ड करके ट्रांसफर कंपनी अपने पास रखेगी। दैट इज, यहां पर जबरदस्ती आपके शेयर्स ट्रांसफरी कंपनी को बेच दिए जाएंगे। बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? विनीत कह रहे सर दिस चैप्टर इज थोड़ा सा हैवी। विनीत आई हैव ट्राइड कि मैं इसको आपके लिए बहुत लाइट बना पाऊं, तो मैंने ये चैप्टर बहुत कोशिश करके 5-6 पेज, मेरे बहुत दिन एक्चुअली गए थे यहां पर कोविड के अंदर, मेरे को ध्यान है आज भी, जब कोविड था तब मैंने इस चैप्टर की समरी बनाई थी। टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ जी गुंजन, अपील वाला पॉइंट मैं बताने की कोशिश करता हूं। हमने क्या कहा जी, यहां पर सपोज ट्रांसफरी कंपनी है, मैं नाम लिख देता हूं एक्वायरर कंपनी, ज्यादा इजी रहेगा। एक कंपनी है एक्वायरर कंपनी और एक कंपनी है टारगेट कंपनी। एक्वायरर कंपनी ने टारगेट कंपनी के शेयर्स खरीदने की कोशिश करी, इसने एक ऑफर दिया इसके शेयर होल्डर्स को, और 4 महीने के भीतर भीतर 90% शेयर होल्डर्स ने शेयर्स बेच दिए। तो अब लॉ ने क्या कहा, एक्वायरर कंपनी आप अगले 2 महीने के भीतर भीतर जो बाकी के 10% डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स बच गए, उनसे उनके शेयर्स खरीदने के लिए उन्हें नोटिस भेज देना कि जी हम आपके शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं। आप ये नोटिस या तो सारे 10% को भेज सकते हो या इनमें से थोड़े को भेज सकते हो, पर आपने जिनको भी नोटिस खरीदा फिर तो आपको उनके शेयर खरीदने ही पड़ेंगे, और आप खरीदने के लिए एंटाइटल्ड भी होगे, बाउंड भी होगे। सपोज हमने सारे 10% को भेज दिया, लाओ भी अपने शेयर बेचो, क्योंकि आप 10% रहोगे तो हम कंपनी ढंग से नहीं चला पाएंगे, आप परेशान करोगे हमें। तो जी हमने उनके शेयर भेजने के लिए नोटिस भेजा। तो जी यहां पर लॉ ने क्या कहा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर अगर चुप रह गया, उसने कुछ नहीं कहा, तो जी इसका शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफरी कंपनी का हो जाएगा। पर अगर आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर और आप इस चीज से खुश नहीं हो तो लॉ ने आपको 1 महीने के भीतर भीतर एनसीएलटी के पास अपील फाइल करने का राइट दिया है। अब अगर आपने अपील फाइल नहीं करी तो टारगेट कंपनी ऑटोमेटिकली आपका शेयर एक्वायरर को ट्रांसफर कर देगी। पर अगर आपने अपील फाइल करी तो जी अगर एनसीएलटी का ऑर्डर फेवर में आ गया तो ये सारा कुछ रुक जाएगा। पर अगर एनसीएलटी ने डिसेंटिंग अगेंस्ट वोट पास किया तो अगेन टारगेट कंपनी आपका शेयर एक्वायरर को बेच देगी, वो चला जाएगा उसके पास। और जो पैसा एक्वायरर से मिलेगा वो डोंट वरी, वो पैसा आप ही का है, आप बाद में जाके टारगेट कंपनी से मांग लेना, पर शेयर तो आपका सामने वाले का हो जाएगा जबरदस्ती। थैंक यू हर्षा, आई होप गुंजन दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए, तो ये आया बच्चों सेक्शन 235, और इसको हम 238 के साथ बस इसलिए लिंक करके पढ़ते हैं क्योंकि यहां पर हम जो ये नोटिस या सर्कुलर भेजते हैं उस सर्कुलर के अंदर हमें बस ये कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी रहती है, उसके रिगार्डिंग ये 238 आता है। ये आप पढ़ लेना, ये बस इतना कहता है जो सर्कुलर आप मेंबर को भेजोगे उसमें ये सारे डिस्क्लोजर देना और उसकी एक कॉपी आप आरओसी के पास फाइल करोगे। तो 238 में खास कुछ नहीं है, बस यही लिखा हुआ है। एंड फाइनली बच्चों इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन आ रहा है 236, और ये एक सेक्शन है बच्चों जो मैं कह रहा हूं जिसकी ड्राफ्टिंग में है एरर। अब ड्राफ्टिंग में क्या एरर है उस डिबेट में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, वो मैं आपको सारा रेगुलर बैच में समझाता हूं। यहां पर मैं थोड़ा सा समराइज करके या कंसाइज करके इसको समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ जाए तो ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव रहना, बिकॉज दिस सेक्शन इज अदर वे अराउंड थोड़ा सा ट्रिकी सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग में एरर है। ड्राफ्टिंग एरर ना होता तो फिर ट्रिकी नहीं था। सबसे पहली बात बच्चों 235 हमने पढ़ा, 235 कब लग रहा था? 235 तब लगता है बच्चों अगर कोई एक्वायरर कंपनी आज किसी स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रांसफरर कंपनी के 90% शेयर्स एक्वायर कर ले। पर यहां पर 90% में किसका देखना होता है? जो शेयर्स ऑलरेडी एक्वायरर के पास नहीं थे। तो मैंने आपको एग्जांपल क्या लिया कि अगर एक्वायरर कंपनी, उस कंपनी में टोटल 1 लाख शेयर थे, उसमें ऑलरेडी 20,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं,
तो यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि जी आप 90% 1 लाख का देखो ना, आपको बचे हुए में से 90% शेयर होल्डर को तो कन्विंस करना ही पड़ेगा। दैट इज जो बाकी बचे हुए शेयर होल्डर है उनका 90% को कन्विंस कर पाओगे, तभी 235 के अंदर टेक ओवर पॉसिबल है। पर 236 किसी से डील करता है बच्चों? सबसे पहली बात बच्चों, 236 आपका डील करता है एक्वायरर से। दैट इज यहां पर कोई कंपनी हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर एक इंडिविजुअल भी सामने वाली किसी टारगेट कंपनी का शेयर एक्वायर कर रहा है तो वो 236 में आ सकता है। तो सबसे पहली बात, 235 लगता है सिर्फ एक एक्वायरर कंपनी पे, एंड 236 लगता है किसी भी पर्सन पे, चाहे आप कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कोई और हो, एलएलपी हो, कोई भी। यहां पर हर टाइप का पर्सन कवर्ड है, आप कोई भी एक्वायरर हो सकते हो। और ये सेक्शन क्या कहता है जी, एक्वायरर अगर आपने टारगेट कंपनी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहां पर कोई स्कीम या अरेंजमेंट नहीं चाहिए, कोई 4 महीना नहीं है, अगर आपने उस कंपनी के धीरे 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 कर करके 90% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली, मतलब आपने टुकड़ों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे 90% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली, तो अब कहता है अब आप यहां पर रुक जाइए। जैसे ही आप 90% शेयर होल्डिंग एक्वायर करोगे, अब आपको यहां पर बाकी 10% को खरीदने के लिए अपना एक ऑफर देना पड़ेगा। दैट इज द मोमेंट यू विल बी एक्वायरिंग 90%, अब यहां पर आपको बाकी के 10% को खरीदने के लिए अपना ऑफर देना ही पड़ेगा। ऊपर वाले में बच्चों और नीचे वाले में क्या अंतर था? ऊपर वाले में मैं 90% ना 1 लाख का नहीं देख रहा था, वहां पर अगर मेरे पास ऑलरेडी शेयर थे वो साइड लाइन हो जाते थे और मुझे डिसेंटिंग जितने भी टोटल बचे हुए शेयर होल्डर है उनके 90% को कन्विंस करना पड़ता था। पर यहां लोग कह रहे हैं जी आप धीरे धीरे करके ना 90% पर पहुंच जाओ। जैसे ही आप 90% पर पहुंच जाओगे तो बाकी को 10% को एक्वायर करने के लिए अब आपको अपना एक ऑफर देना पड़ेगा, और क्योंकि आपके पास 90% है और उनके पास सिर्फ 10% है तो आप अपनी मनमानी ना चलाओ। इसलिए लॉ ने क्या कहा, उनके अब के बाद आप जो शेयर्स खरीदोगे उसकी आप प्रॉपर वैल्यूएशन करवाना, और प्रॉपर वैल्यूएशन पर ही वो शेयर बिकेगा। मतलब आप यहां पर एक वैल्यूअर से रिपोर्ट ऑब्टेन करना, और जो भी वैल्यूएशन निकल के आएगी आप उससे कम प्राइस पर उनका शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर आपके पास 90% शेयर है तो आप कंपनी में अपनी चलाओगे, उनके साथ गलत हो सकता है। इसलिए लॉ ने क्या कहा, 10% का शेयर खरीदने के लिए आप ऑफर देना और आप एक प्रॉपर वैल्यूएशन के ऊपर ही उनका शेयर खरीदोगे। लाइकवाइज लॉ ने यहां पर माइनॉरिटी को भी राइट दिया कि माइनॉरिटी भी चाहे तो वो अपनी मर्जी से इस 90% वाले एक्वायरर को एक रजिस्टर्ड वैल्यूएशन के ऊपर शेयर बेच सकता है। तो यहां पर हम जैसे ही 90% एक्वायर करते हैं, बाकी के 10% को खरीदने के लिए मुझे यहां पर एक ऑफर देना पड़ता है और वो रजिस्टर्ड वैल्यूएशन पर ही खरीदा जाएगा। बस यहां पर बच्चों मैं एक सवाल जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो सवाल एक दो बार पेपर में आया हुआ है कि सपोज एक्वायरर ने यहां पर 90% एक्वायर कर लिए और बाकी के जो ये 10% थे ना, ये अपना शेयर बेचने में आनाकानी कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, यहां पर बच्चों जो 10% शेयर होल्डर थे ना, 2 शेयर होल्डर्स में डिवाइडेड थे। दैट इज ये जो रिमेनिंग 10% शेयर्स थे ये 2 शेयर होल्डर में डिवाइडेड थे, मिस्टर ए एंड बी। ए के पास 8% शेयर था, बी के पास 2% शेयर था। ए को मैं पैसा देकर, एक्स्ट्रा पैसा देकर कन्विंस करने को तैयार हूं। मतलब मेरे को लग रहा है ए थोड़ा सा लालची बंदा है, इसको मैं अगर 2 लाख रुपए और दे दूंगा तो ये अपना शेयर कंफर्टेबली ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर बच्चों लॉ ने बस इतना कहा कि अगर आप बाकी 10% का शेयर खरीद रहे हो और उसमें से आपने कुछ लिमिटेड माइनॉरिटी को ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा कोई कॉम्पनसेशन पे किया है, तो वो एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन का प्रोपोर्शनेट बेनिफिट आपको रिमेनिंग 2% को भी देना पड़ेगा। इस सेक्शन पर आज तक बस यही एक सवाल है जो आया है कि जी अगर जो बचे हुए 10% हैं उनमें से कुछ शेयर होल्डर को आप एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन पे कर रहे हो, तो वो कॉम्पनसेशन सिर्फ आप उस एक्स्ट्रा को नहीं दे सकते, ये जो बाकी का शेयर होल्डर बच गया इसको भी आपको उस पैसे में से प्रोपोर्शनेट बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा। मतलब ये एक्स्ट्रा 2 लाख ए अकेले एंजॉय नहीं कर पाएगा, ए को बी के साथ यहां पर पैसा बांटना पड़ेगा। बस ये एक छोटी सी बात है। तो बच्चों ये सेक्शन 236 मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश तो करी है, बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ लिटिल ट्रिकी सेक्शन बिकॉज यहां पर लॉ की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, यहां पर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। अब वो क्या पॉसिबिलिटी है उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, बट आई ट्राइड कि ये पूरा ही चैप्टर मैं आपके लिए समअप कर पाऊं। तो बाकी चैप्टर बच्चों बड़ा आसान रहता है, ये थोड़े से 235 एंड 236 थोड़े से एक ट्रिकी सेक्शन रहते हैं, तो इनका आप रिवीजन करते वक्त बिल्कुल एंड के लिए रखना कि बिल्कुल एंड में समय मिल गया तो एक बार देख के चले जाएंगे, एल्स यू में स्किप। एंड दिस इज ऑल अबाउट हमारा बच्चों कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। तो ये बच्चों हमने अपना इंस्पेक्शन इंक्वायरी पूरा किया, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन पूरा हुआ। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा आ जाता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, वो बड़ा छोटा सा है। बताओ करना है या छोटा सा एक ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लीजिए।
यस प्रियंका, आप सिंपली ये कह सकते हो कि 235 में प्रीवियसली हेल्ड को 90% में इंक्लूड नहीं करते, पर 236 में करते हैं। 236 तो कहता है धीरे धीरे करके आप 90% पर पहुंच जाओ। बच्चा कह रहा है ब्रेक दे दो सर, ज्यादा हैवी हो गया। एक तो कह रहे नो ब्रेक। अच्छा चले, थोड़ा सा कोई नहीं, आप ब्रेक ले लीजिए, मैं क्लास को बाद में एक्सटेंड कर लूंगा, डोंट वरी। मैं 11 का 11:30 12 तक ले जाऊंगा जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पर एक ब्रेक ले लीजिए। अभी 10 बजे हैं आपके, चलिए 10:15 तक आप एक ब्रेक लीजिए, बिकॉज आई नो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट हैवी रहता है। ब्रेक के बाद विल स्टार्ट विद आवर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। चलेगा, टेक अ ब्रेक। चलिए जी, तो बच्चों ब्रेक से पहले हमने अपने 2 टॉपिक्स और फिनिश किए थे, जिसमें हमने अपना कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट पूरा किया और उससे पहले इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन पूरा किया। अब आ रहा है हमारा तीसरा चैप्टर, जिसके जस्ट बाद आता है, एंड दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहता है, बिकॉज आजकल लेटेस्ट में काफी न्यूज में भी ये रहा। आपने सुना होगा जो टाटा सन्स एंड साइरस मिस्त्री का केस हुआ था, वो भी इसी चैप्टर के अंदर हुआ था। मैकडोनल्ड्स का भी आज से कुछ साल पहले दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था, वो भी इसी चैप्टर के अंदर हुआ था। तो क्वाइट अ पावरफुल चैप्टर, बिकॉज इस चैप्टर में काफी सारे अधिकार दिए जाते हैं माइनॉरिटी को। तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चैप्टर बनाया गया है। ये चैप्टर बच्चों आपका सेक्शन 241 से स्टार्ट होकर 246 तक जाता है। ठीक, तो ये चैप्टर आपका 241 से स्टार्ट होगा एंड विल हेड टू 246, और इसके साथ ऑलमोस्ट हमारे जो 6 चैप्टर्स हैं जो हमारे कॉर्पोरेट लॉ में आते हैं, वो भी यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों, क्या कंपनी में हमें हमेशा हर बार माइनॉरिटी को उनकी आवाज उठाने का राइट देना चाहिए? द आंसर शुड बी नो, बिकॉज अगर हर चीज में माइनॉरिटी अपनी आवाज उठाने लग गए तो कंपनीज में कभी डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगा। तो लॉ मेकर ने क्या कहा, भाई कंपनी चलाने के लिए हमें मेजोरिटी के डिसीजन के साथ चलना जरूरी है। तभी लॉ में हर जगह ओआर या एसआर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज कंपनीज में चलता है रूल ऑफ मेजोरिटी, जिसको फॉस वर्सेस हार्बर्टल एक केस है, वहां पर ले डाउन किया गया था। और ये बोला गया था भी कि कंपनी के हर छोटे मोटे डिसीजन में अगर हम माइनॉरिटी को ऐसे केस फाइल करने, आवाज उठाने की इजाजत दे देंगे, फिर तो कंपनीज में कभी डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए हम हर बार माइनॉरिटी को उनकी आवाज उठाने का राइट उन्हें नहीं दे सकते। हमें कंपनी में चलना तो मेजोरिटी के हिसाब से ही पड़ेगा। पर जी क्योंकि कंपनीज एक्ट में मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग होता है, तो क्या यह संभव है कि मेजोरिटी कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिसके साथ माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड हो रहा है या माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है? यस। तो लॉ कहता है जी वैसे तो माइनॉरिटी को हर केस में अपनी आवाज उठाने का राइट नहीं है, पर देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस जहां पर हम माइनॉरिटी को उनकी आवाज उठाने का अधिकार दे देंगे। दैट इज हम क्या कहते हैं जी, मेजॉरिटी हैज इट्स वे बट माइनॉरिटी हैज इट्स से। कि कंपनी में चलेगी तो मेजॉरिटी की, पर माइनॉरिटी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो वो एक्सेप्शनल केसेस बच्चों कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, आज अगर मेजॉरिटी मिलकर कंपनी में कोई अल्ट्रा वायरस काम करना चाह रहे हैं, इलीगल काम करना चाह रहे हैं, माइनॉरिटी पर फ्रॉड कर रहे हैं, कोई रिजोल्यूशन जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट थी, सिंपल मेजॉरिटी से कर रहे हैं। जैसे मर्जर की स्कीम के लिए मैं मेजोरिटी नंबर एंड 75% वैल्यू देखना था, हम सिर्फ नॉर्मल मेजोरिटी देखकर काम कर रहे हैं, गलत है। या बच्चों आज अगर आप माइनॉरिटी के पर्सनल राइट्स को डेंट करते हो, तो ऐसे कुछ केसेस में माइनॉरिटी को अपनी आवाज उठाने की राइट मिल जाता है। अब बच्चों माइनॉरिटी को जो आवाज उठाने का अधिकार मिलता है, या तो कंपनीज एक्ट के किसी रिस्पेक्टिव सेक्शन से मिल सकता है, मतलब लॉ मेकर कई बार खुद से किसी सेक्शन में माइनॉरिटी को राइट दे देते हैं। जैसा हमने पढ़ा था जी कि मर्जर के सेक्शन के अंदर जिन भी माइनॉरिटी के पास 10% शेयर्स हैं वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था वेरिएशन अगर आप 48 में करते हो, वहां भी 10% माइनॉरिटी वाले ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। दैट इज लॉ में कई बार जगह जगह माइनॉरिटी को अपनी आवाज उठाने का राइट दे दिया जाता है। पर अगर लॉ में किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर माइनॉरिटी को अपनी आवाज उठाने का राइट नहीं है, तो ये चैप्टर फिर माइनॉरिटी की मदद करता है। मतलब ये काइंड ऑफ एक रेजिडरी चैप्टर माइनॉरिटी के लिए बन जाता है कि अगर आप लॉ में किसी और जगह अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं रखते हो, तो यहां पर आकर आप अपनी आवाज उठा सकते हो, और ये चैप्टर आपकी मदद करेगा। दैट इज वाई ये चैप्टर हम कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लिए ज्यादा फेवरेबल पढ़ते हैं। तो आते हैं बच्चों, और सबसे पहला सेक्शन यहां पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दैट इज सेक्शन 241, एप्लीकेशन फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। कि जी आज अगर आपको लग रहा है कि कंपनी में ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन मतलब आप मान के चलिए कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं, या वहां मिसमैनेजमेंट है कि जो डायरेक्टर्स कंपनी चला रहे हैं उनको कंपनी चलाना नहीं आ रहा, कंपनी में मिसमैनेजमेंट है, तो उसका एप्लीकेशन आप ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का फाइल कर सकते हो। किसके पास बच्चों? एनसीएलटी के पास। तो यहां भी आपको ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट की प्ली लेकर के। तो जैसे साइरस मिस्त्री का केस हुआ था, तो उन्होंने मिसमैनेजमेंट की प्ली लेकर के केस फाइल कर दिया था। तो ध्यान रखा जाएगा कि जी ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट की प्ली आप इस सेक्शन में फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या कह रहा है जी, आज इस सेक्शन के अंदर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की प्ली लेकर के एनसीएलटी के पास कौन जा सकता है? मेंबर। तो यहां पर मेंबर को अधिकार दिया गया। सवाल उठा सर क्या एक अकेला मेंबर भी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। लॉ ने कहा जी मेंबर आप कम से कम उतने मेंबर होने चाहिए जो ऑथराइज्ड है सेक्शन 244 में।
तो जितने मेंबर को 244 में ऑथराइज किया गया है, अगर आज उतने मेंबर्स आगे आके अपनी आवाज उठाएं तो वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस एनसीएलटी के पास फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका 244। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाने की पावर कितने मेंबर्स के पास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा सवाल आज तक इसी सेक्शन से आए हैं कि जी कम से कम कितने मेंबर्स लगेंगे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करने के लिए। तो जी कितने मेंबर लगेंगे डिपेंड करेगा कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं। तो जी अगर तो कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो कम से कम 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पर एप्लीकेशन फाइल करें। दैट इज कंपनी में टोटल जितने भी मेंबर्स हैं उनके 20% मेंबर अगर एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस बन सकता है। और अगर कंपनी में बच्चों शेयर कैपिटल है तो यहां पर बच्चों दो अल्टरनेटिव्स हैं, या तो आप देख लीजिए नंबर ऑफ मेंबर या आप देख लीजिए मेंबर के पास कितने वैल्यू के शेयर्स हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ मेंबर्स देख रहे हो तो कम से कम 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस। तो बच्चों पेपर में सवाल आ गया, एक कंपनी है जिसमें 10 मेंबर हैं और आज एक अकेला मेंबर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करना चाह रहे हैं, बताइए क्या कर पाएगा? कंपनी है जिसमें 10 मेंबर हैं या 8 मेंबर और एक अकेला मेंबर केस फाइल करना चाह रहे हैं, बताइए क्या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिकॉज 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। तो 10 का 10% 1 मेंबर है तो अकेला मेंबर भी केस फाइल कर सकता है। तो या तो नंबर ऑफ मेंबर देख लीजिए, वरना आप देख लीजिए कि मेंबर या मेंबर्स या तो अकेला मेंबर या कई मेंबर्स के पास मिलाकर कम से कम कितने रुपए की कैपिटल हो 10%। बस यहां पर ध्यान रखना बच्चों, लॉ में जनरली लिमिट जो होती है ना पेड अप कैपिटल के बेसिस पर होती है, पर यहां पर पेड अप कैपिटल नहीं है। यहां पर लॉ में क्या लिखा, 10% ऑफ द इश्यूड कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। दैट इज कंपनी ने आज तक जितनी कैपिटल इशू की है अगर उसका 10% आप होल्ड करते हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर इशूड कैपिटल देखनी है, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। बस यहां पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि आपने अपना सारा कॉल मनी पे कर रखा हो। दैट इज अगर आपने कॉल मनी पे करने का डिफॉल्ट किया है फिर आप ऑपरेशन मैनेजमेंट का केस फाइल नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, अगर है तो 100 मेंबर या 10% मेंबर विच एवर इज लेस, वरना उतने मेंबर या मेंबर जिनके पास 10% इशूड शेयर्स हैं उस क्लास के। पर जी आज इतने मेंबर्स नहीं है, थोड़े कम मेंबर जाकर एनसीएलटी को कह रहे हैं, अरे एनसीएलटी हमारी आवाज सुन लो, बाकी मेंबर हमारे साथ नहीं आ रहे पर एक्चुअली में हमारी कंपनी में घपले हो रहे हैं, कृपया हमारी आवाज सुने। तो जी क्या एनसीएलटी चाहे तो ये रिक्वायरमेंट्स वेव कर सकता है? लॉ ने कहा यस, कि अगर एनसीएलटी को किसी केस में लग रहा है तो एनसीएलटी आप ऊपर दी गई जो लिमिट्स है उसकी रिक्वायरमेंट को वेव कर सकते हो। अगली बात जी, अगर कंपनी में जॉइंट मेंबर है तो ऊपर दी गई लिमिट्स के लिए उन्हें कैसे काउंट किया जाएगा? एज अ सिंगल मेंबर। एंड लास्टली बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी सवाल आ जाता है कि जिलेट से बच्चों कंपनी में 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स ने मिलकर केस फाइल किया और केस चल रहा था, बीच में कुछ मेंबर्स ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, तो क्या केस खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूड रहेगा? ध्यान रखना, केस कंटिन्यूड रहेगा। दैट इज अगर बीच में कुछ मेंबर अपना केस विड्रॉ भी कर लेते डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज हमें ये लिमिट चेक करनी है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो इस पर राजामुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का केस है कि स्टार्टिंग में अगर इतने मेंबर थे चलेगा। और जस्ट फॉर नॉलेज ध्यान रखना बच्चों, अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी यहां पर ऑथराइज्ड होता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करने के लिए। मतलब अगर उसके नाम में अभी तक शेयर ट्रांसमिट नहीं हुआ, मीनवाइल वो एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहा है, चलेगा। तो कम से कम इतने मेंबर्स लगते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस इनिशिएट करने के लिए। तो मिनिमम इतने मेंबर्स यहां पर रिक्वायर्ड हैं और अगर इतने मेंबर्स केस फाइल करना चाहें फिर वो 241 में आकर एनसीएलटी के आगे कह सकते हैं, देखिए जी हमारी कंपनी में हमें लग रहा है या तो ऑपरेशन हो रहा है या मिसमैनेजमेंट हो रहा है। यहां पर ऑपरेशन का मतलब क्या है भाई? दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट या प्रेजुडिशियल टू मेंबर या इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कि जी आज कंपनी इस तरीके से काम कर रही है कि कंपनी के काम करने के तरीके से आज पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है या कोई मेंबर का इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है या कंपनी का खुद का इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। या कंपनी में बच्चों है मिसमैनेजमेंट, दैट इज आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई मटेरियल चेंज आ चुका है या आने वाला है और उस चेंज की वजह से आज इन मेंबर्स को क्या लग रहा है कि जी हमारी कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो कंपनी या मेंबर के हितों के हिसाब से नहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम अपने बोर्ड पर नीरव मोदी को डायरेक्टर की तरह लाने वाले हैं, विजय माल्या को डायरेक्टर की तरह लाने वाले हैं, तो ये मेंबर कह रहे हैं जी इनको डायरेक्टर कैसे ला रहे हो, इनको डायरेक्टर मत लाइए कृपया। तो जी आज मिसमैनेजमेंट का केस भी आप यहां पर फाइल कर सकते हो। तो बच्चों सेक्शन 241 में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस एक मेंबर इनिशिएट कर सकता है, पहला केस। फिर आई बच्चों यहां पर दूसरी बात कि सेक्शन में एक और पर्सन को राइट दिया गया, किसको? सीजी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एनसीएलटी के पास जाकर क्या कह सकता है कि एनसीएलटी देखिए हमें लग रहा है कि इस कंपनी के जो अफेयर्स हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रहे हैं, मतलब ये कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, तो सीजी भी यहां एनसीएलटी के पास केस फाइल कर सकती है। और बच्चों इन दोनों की एप्लीकेशन पर अगर एनसीएलटी को सही लगे
तो एनसीएलटी इनकी एप्लीकेशन एडमिट कर सकता है। मतलब इनकी एप्लीकेशन पर केस बनेगा, यह मैंडेटरी नहीं होता। एनसीएलटी की डिस्क्रिप्शन है कि एनसीएलटी आप चाहो तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस एडमिट कर सकते हो, और अगर एनसीएलटी ने एडमिट कर लिया तो एनसीएलटी क्या करेक्टिव ऑर्डर पास करेगा, वो बात आपके लिखी होती है सेक्शन 242 में। तो 242 आपको बताता है कि एनसीएलटी क्या करेक्टिव ऑर्डर यहां पर पास करेगा। बट बच्चों यहां पर एक नया पॉइंट आया था, यह पॉइंट भी आया 7 से 2 साल पहले इंसर्ट किया गया था। पहले यहां पर नहीं होता था कि यहां पर सीजी को एक और केस में एनसीएलटी को अप्रोच करने की पावर मिल गई। तो एक तो सीजी कब जा सकता है, अगर कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, पर अब लॉ ने क्या कहा, सीजी आप एक और केस में एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हो। कब, अगर सीजी को लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में ये जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है, ये इंसान डायरेक्टर लेने लायक ही नहीं है, मतलब ही इज नॉट अ फिट और प्रॉपर पर्सन टू बी अ डायरेक्टर, तो इस केस में भी सीजी एनसीएलटी के पास अप्रोच कर सकती है। दैट इज एप्लीकेशन फॉर इवेल्युएटिंग एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्टरशिप, कि आप डायरेक्टर बनने लायक हो या नहीं। इसने क्या कहा, सीजी में मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी टू इंक्वायर एंड रिकॉर्ड अ डिसीजन एज टू वेदर अ पर्सन इज अ फिट और प्रॉपर पर्सन टू होल्ड अ डायरेक्टर। दैट इज, यहां सीजी कहेगी एनसीएलटी आप ऑर्डर पास करके बताइए कि ये इंसान डायरेक्टर बनने लायक है नहीं, क्योंकि सीजी को क्या लग रहा है कि जी ये इंसान जो कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है ना, ये तो कंपनी में फ्रॉड कर रहा है, या जिस तरीके से कंपनी में बिजनेस चला रहा है वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं है। मार्केट में ये लेट्स सपोज चिप्स बेचता है, कहता है जी चिप्स के अंदर आपको आधा किलो चिप्स मिलेंगे, पैकेट में भर के बेच रहा है 460 ग्राम। दैट इज पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल से काम नहीं कर रहा, या जो क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाई किया जा रहा है वो खराब है, सारा एक्सपायर्ड प्रोडक्ट पर नई डेट चिपकाकर बेच रहा है, तो जी ये साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं है। या वो जिस हिसाब से काम कर रहा है उस वजह से उस बिजनेस को सीरियस डैमेज पहुंच सकता है। सब कुछ फ्री में लुटाने को तैयार है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है 100 रुपए, बेच रहा है 70 रुपए में, ताकि सारा कंपटीशन खत्म हो जाए। तो जी आज आप मार्केट में इंजरी या डैमेज पहुंचा रहे हो उस पर्टिकुलर बिजनेस को, या बच्चों ये पर्सन जिस तरीके से काम कर रहा है इसका पर्पस ही सिर्फ क्रेडिटर्स मेंबर्स को धोखाधड़ी करना है, दैट इज सिर्फ फ्रॉडलेंट पर्पस है। तो सीजी इस केस में एनसीएलटी को एप्लीकेशन देकर कहेगा कि एनसीएलटी आप ऑर्डर पास करके कृपया बताइए क्या ये इंसान डायरेक्टर लेने लायक है या नहीं। नीडलेस टू से अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर पास करके कह दिया कि ये डायरेक्टर नहीं रहेगा, तो जी वो डायरेक्टर बनने के लिए हो जाएगा डिस्क्वालीफाइड। एंड आगे कह रहे जी जैसे ही सीजी यहां पर ये एप्लीकेशन देगी, तो जिस भी पर्सन के अगेंस्ट ये एप्लीकेशन सीजी ने दी है वो पर्सन एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन हो जाएगा इस केस में। मतलब सामने वाला पर्सन इस केस को एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन यहां पर कर लेगा, तो ही विल बी जॉइंट एज अ रिस्पोंडेंट टू द एप्लीकेशन। अब जैसे इन 3 केसेस में हम एनसीएलटी के पास गए, अगर एनसीएलटी ने केस एडमिट कर लिया तो एनसीएलटी क्या ऑर्डर पास करेगा, व्हाट आर द पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। तो बच्चों यहां पर ट्रिब्यूनल को दी गई है बहुत ही ज्यादा वाइड पावर, ट्रिब्यूनल जो मर्जी चाहे वो मर्जी ऑर्डर पास कर सकता है। तो लॉ ने कहा जी जैसी एप्लीकेशन आएगी तो ट्रिब्यूनल देखेगा जी क्या कंपनी के अफेयर्स एक्चुअली मेंबर के पब्लिक इंटरेस्ट या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, और क्या कंपनी को वाइंड अप करना जस्टिफाइड है। बच्चों वैसे तो जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है ना, इसमें लॉ ने क्या बात बोली है कि जी एनसीएलटी आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस सिर्फ तभी एडमिट करना कि नॉन कंप्लायंस इतना ग्रॉस है कि आज कंपनी का वाइंड अप होना भी जस्टिफाइड है। क्योंकि जो वाइंडिंग अप का चैप्टर है ना, वहां एक पॉइंट आता है कि आप जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स पर कंपनी को वाइंड अप कर सकते हो। तो आज अगर कोई एप्लीकेशन लेकर एनसीएलटी के पास आया और एनसीएलटी को लग रहा है जी घपला इतना ज्यादा है कि आज के दिन में हम कंपनी को वाइंड अप भी करना चाहे तो कर सकते हैं, पर वाइंड अप करना जस्टिफाइड नहीं होगा क्योंकि कंपनी में जो इंप्लॉइज है उनका नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी वाइंड अप हो सकती है पर वाइंडिंग अप हमेशा लास्ट रिसोर्ट होता है। तो कह रहे जी यहां पर नॉन कंप्लायंस तो वाइंडिंग अप के बराबर ही है, पर चलो वाइंड अप ना करके हम कंपनी के अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करते हैं। तो यहां पर एनसीएलटी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इनिशिएट कर सकता है। बाकी बच्चों प्रैक्टिकली देखा जाता है एनसीएलटी थोड़े से लीनियंट रहते हैं, वो इस कंडीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं लेते। मतलब ऐसे भी केसेस आए जहां पर शायद कंपनी का वाइंडिंग अप जस्टिफाइड नहीं था, फिर भी एनसीएलटी ने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस स्टार्ट कर दिया, पर यह कंडीशन लॉ में जरूर लिखी है। और अगर एनसीएलटी ने यहां पर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस एडमिट कर लिया तो एनसीएलटी बच्चों इनमें से कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। और ध्यान रखना ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, दिस इज एन इंक्लूसिव लिस्ट। एनसीएलटी आप ये भी ऑर्डर पास कर सकते हो, इसके अलावा जो ऑर्डर सही लगे वो पास कर देना। फॉर एग्जांपल एनसीएलटी क्या कहेगा, चलो जी मैं कंपनी के डायरेक्टर्स बदल रहा हूं, मैं कंपनी के आर्टिकल्स चेंज कर रहा हूं, मैं मेमोरेंडम चेंज कर रहा हूं, इस मेंबर को कंपनी परेशान कर रही है, कंपनी आप इसके शेयर खरीदो, कंपनी का प्रमोटर इस मेंबर के शेयर खरीदेगा। दैट इज जो मर्जी चाहे। आज कंपनी ने डायरेक्टर अपॉइंट किया था, मैं इनके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं, सेट असाइड कर रहा हूं, कोई भी ऑर्डर जो एनसीएलटी को सही लगे वो यहां पर पास कर सकता है। एनसीएलटी डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट हटा देगा एटसेट्रा एटसेट्रा, और एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी फिर हम आरओसी के पास फाइल करते थे बच्चों अगले 30 दिन में। और ध्यान रखना बच्चों जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ रहा तो एज अ मैटर ऑफ रिलीफ एनसीएलटी बीच में अगर कोई इंटरिम ऑर्डर पास करना चाहे तो वो भी यहां पर पास कर सकता है। एंड यहां पर लॉ ने एक बात बस क्या बोली कि अगर सीजी ने केस फाइल किया था
ये जानने के लिए कि ये इंसान डायरेक्टर बनने के लिए फिट एंड प्रॉपर है या नहीं, तो उस केस में एनसीएलटी आप जो ऑर्डर पास करोगे उसमें ये बात तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी ही पड़ेगी कि जी क्या वो इंसान फिट एंड प्रॉपर है, नहीं बाकी बातें करते रहना, पर ये बात पक्का बताना कि वेदर ही इज अ फिट और प्रॉपर पर्सन और नॉट। अगली बात क्या कह रहा है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाई चांस एनसीएलटी ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आज कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कोई चेंज किया, तो क्या एनसीएलटी का ऑर्डर आने के बाद एक कंपनी सेक्शन 13 एंड 14 का नॉर्मल प्रोसीजर चेंज करके अपने आर्टिकल मेमोरेंडम दोबारा चेंज कर सकती है? द आंसर इज नो। तो जी इस केस में अगर एनसीएलटी कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करता है तो फ्यूचर में अगर कंपनी उन्हें दोबारा ऑल्टर करना चाहती है उसे एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है एनसीएलटी ने बदला और तुम कह रहे हो जी ठीक है 13 14 के हिसाब से हम फिर से बदल देंगे, फिर तो उसका फायदा ही क्या हुआ? तो यहां पर आपको प्रॉपर प्रोसीजर एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद ही फॉलो करना पड़ेगा। अगली बात आई जी सेक्शन 243, इस पर भी सवाल आ जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं भाई कि वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 242 टर्मिनेट सेट असाइड और मॉडिफाइज एन एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई एमडी मैनेजर या डब्ल्यूटीडी अपॉइंट किया था, तो हमने उनको क्या कहा था जी अगर आपका टाइम पीरियड पूरा होने से पहले हम आपको लात मार के निकालते हैं तो सेक्शन 202 में हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे। पर आज ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर पास करके उन्हें निकाला है, तो ध्यान रखना चाहिए अगर ट्रिब्यूनल ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के ग्राउंड पर उन्हें निकाल रहा है वो किसी कॉम्पनसेशन के लिए यहां पर एंटाइटल्ड नहीं होंगे। दैट इज वो कंपनी से कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते और उन्हें जैसे ही यहां पर निकाला जाएगा वो अगले 5 साल तक बिना एनसीएलटी की इजाजत के किसी भी कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए है डिस्क्वालिफाइड। लाइकवाइज अगर एनसीएलटी ने पाया कि ये इंसान फिट एंड प्रॉपर नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, उस पर भी 5 साल का ब्रेक लग जाएगा। और अगर 5 साल के दौरान वो डायरेक्टर बनने के लिए इच्छुक है तो जी उसे सीजी से प्लस एनसीएलटी से परमिशन लेने के बाद ही डायरेक्टरशिप मिल पाएगी, वरना 5 इयर्स के लिए यू विल बी डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड डायरेक्टरशिप इन एनी कंपनी। तो ध्यान रखना बच्चों, एक तो आपने डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन की बात सेक्शन 164 में पढ़ी थी, एक हमने एमडी वगैरह की डिस्क्वालिफिकेशन की बात 196 में पढ़ी, उसके बाद डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन की कुछ बातें 207 में आई कि अगर आप इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को कोऑपरेट नहीं कर रहे, और एक डिस्क्वालिफिकेशन की बात यहां पर आ गई। तो यह है बच्चों आपका सेक्शन 242 कि इस टाइप का ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकता है। बाकी बच्चों एक लास्ट में सेक्शन आता है 246, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बस यही बताता है कि वाइंडिंग अप के चैप्टर के कुछ सेक्शन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पर भी अप्लाई कर जाएंगे। बस इस चैप्टर का बच्चों जो लास्ट सेक्शन आ रहा है थोड़ा सा मैं कहूंगा मे बी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लास एक्शन सूट। बिकॉज ये जो क्लास एक्शन सूट का कॉन्सेप्ट था पहले कंपनीज एक्ट में नहीं होता था, पर जो सत्यम स्कैम हुआ उसके बाद क्लास एक्शन सूट की नीड कंपनीज एक्ट में रियलाइज की गई और क्लास एक्शन सूट का कॉन्सेप्ट आया। और बच्चों क्लास एक्शन सूट का वैसे मतलब क्या होता है? क्लास एक्शन सिंपली मींस कि आज अगर किसी नॉन कंप्लायंस की वजह से एक लार्जर ग्रुप इंपैक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंपैक्ट हुए, तो लोगों को लॉ में डैमेजेस दिलाने की पावर तो होती है, पर उन सबको ना केस फाइल करना पड़ता है। तो आज लोग कहते हैं जी वो सारे लोगों को ना इकट्ठे मतलब अलग अलग केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो सारे लोग चाहें तो मिलकर अपना एक या कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट कर सकते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर वो केस लड़ लेंगे। इसको हम कहते हैं क्लास एक्शन सूट। तो यहां पर बच्चों जो सेक्शन 245 है, दिस इज अगेन अ वेरी पावरफुल सेक्शन। जो आप बचपन से कुछ चीजें पढ़ते आते थे उनका जवाब आपको आकर इस सेक्शन में मिलता है। बचपन में आप पढ़ते थे जी अगर मेरी कंपनी अल्ट्रावायरस ट्रांजैक्शन कर रही है तो मैं कैसे रोक सकता हूं, आप जी इस सेक्शन में आकर रोक सकते हो। अगर आपकी कंपनी में आपने कोई रिजोल्यूशन पास किया पर डायरेक्टर उस रिजोल्यूशन को सुपरसीड करते हुए कोई काम कर रहे हैं, इस सेक्शन में आकर आप इसको रोक सकते हो। आपकी कंपनी इलीगल काम कर रही है, आप इस सेक्शन में आकर रोक सकते हो। मेमोरेंडम आर्टिकल्स के अगेंस्ट काम कर रही है, आप इस सेक्शन में आकर रोक सकते हो। आज कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू हुआ जिसमें एक्सपर्ट ने झूठ बोला, आपको उससे डैमेजेस चाहिए, इस सेक्शन में आकर मांग सकते हो। दैट इज दिस इज अ वेरी पावरफुल सेक्शन। तो क्या कह रहे हैं भाई, आज कंपनी में क्लास एक्शन सूट इनिशिएट किया जा सकता है। और खास बात क्या है बच्चों, इस सेक्शन में क्लास एक्शन सूट इनिशिएट करने की पावर मेंबर के पास भी है और डिपॉजिटर्स के पास भी है। दैट इज जो कंपनी के डिपॉजिटर्स हैं, दैट इज मेंबर एज वेल एज डिपॉजिटर क्लास एक्शन सूट इनिशिएट कर सकते हैं। सर क्या अकेला मेंबर पे कर सकता है? नहीं, यहां पर लॉ ने कहा जी क्लास एक्शन सूट इनिशिएट करने के लिए भी आपके एक रिस्पेक्टेबल शेयर होल्डिंग या नंबर होना चाहिए। और बच्चों क्लास एक्शन सूट के लिए भी लॉ मेकर ने कुछ लिमिट्स बताई। बस यहां पर दिक्कत क्या आ जाती है, हमें 244 की लिमिट्स भी ध्यान रखनी है और 245 की भी। तो ये हमारा थोड़ा रटने वाला काम हो जाता है, फिर करना तो पड़ेगा बच्चों। तो क्लास एक्शन सूट इनिशिएट करने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए बच्चों? या तो कम से कम 100 मेंबर्स या 5% ऑफ द टोटल मेंबर विच एवर इज लेस। पीछे 10% था, या 5% हो गया। ये कहते हैं बच्चों लॉ को आर्टिफिशियली कॉम्प्लिकेट करना। दोनों जगह 5% लिख दो या दोनों जगह 10% लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? आप लॉ को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हो जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता। तो ये वो लिमिट्स या पॉइंट्स होते हैं जहां कोई ऐसा सर पैर का लॉजिक नहीं है। जबरदस्ती लॉ मेकर ने बस मजे लेने के लिए कहीं 10 लिख दिया, कहीं 5 लिख दिया, कहीं 15 लिख दिया। अरे अलाइन करके लिख दो ताकि लोगों को भी लॉ याद रखने में आसानी रहे। पर चलो कोई नहीं,
अगर आप क्लास एक्शन सूट इनिशिएट करना चाहते हैं तो या तो कम से कम 100 मेंबर्स या 5% ऑफ द टोटल मेंबर्स व्हिचएवर इज लेस, या मेंबर कम से कम आपके पास कितने शेयर हो। लॉ ने कहा जी अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो जिन मेंबर के पास कम से कम 2% इशूड कैपिटल है, और अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो जिन मेंबर के पास कम से कम 5% इशूड कैपिटल है। पर अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, चलो ये लिमिट ठीक है, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लगेंगे क्लास एक्शन सूट इनिशिएट करने के लिए। और जी अगर कोई डिपॉजिटर क्लास एक्शन सूट इनिशिएट करना चाह रहा है तो लॉ कह रहा है जी उस केस में या तो कम से कम 100 डिपॉजिटर्स लगेंगे या 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स लगेंगे व्हिचएवर इज लेस, या कम से कम उतने डिपॉजिटर्स लगेंगे जिनके पास टोटल डिपॉजिट्स का 5% आउटस्टैंडिंग है, तब जाकर ये मेंबर या डिपॉजिटर क्लास एक्शन इनिशिएट कर सकता है। भानवी कह रही है बत्ती गुल मीटर चालू, कुछ हाँ कह सकते हो भानवी, ऐसे ही है जबरदस्ती। मतलब ये मेरे को बड़ा गुस्सा आता है लॉ में, जब मतलब कुछ लॉजिक तो होना उन चीजों का, लॉजिक होता है तो ठीक है, कहीं जहां मन करता है 5 लिख दिया, कहीं 6 लिख दिया, कहीं 10 लिख दिया, कहीं 15 लिख दिया, कहीं 20 लिख दिया, मतलब लॉ बनाते बनाते चलो जी हाँ, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। एनीवेज तो जी इतने मेंबर यहां पर क्लास एक्शन सूट इनिशिएट कर सकते हैं। सवाल उठता है जी क्लास एक्शन सूट लॉ में किन किन बातों के लिए इनिशिएट हो सकता है, तो वो भी सेक्शन 245 ने बताया कि जी आज आप कंपनी को कोई अल्ट्रा वायरस काम करने से रोकना चाह रहे हो, आज आप कंपनी को मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की किसी बात को तोड़ने से रोकना चाह रहे हो, आज कंपनी ने कोई मेमोरेंडम या आर्टिकल को ओवरराइड करते हुए रिजोल्यूशन पास कर दिया और आप चाहते हो जी काश वो रिजोल्यूशन नल एंड वॉइड हो जाए वरना कंपनी की सारी प्रॉपर्टी घप हो जाएगी, या बच्चों आज रिस्ट्रेन करना चाह रहे हो उस रिजोल्यूशन पर किसी डायरेक्टर को एक्ट करने से, या बच्चों आप कंपनी को इस एक्ट या किसी और एक्ट के प्रोविजन तोड़ने से रोकना चाहते हो, कंपनी स्मगलिंग वगैरह कर रही है, या बच्चों रिस्ट्रेन करना चाह रहे हो एक्शन कॉन्ट्रारी टू द रिजोल्यूशन, कि मेंबर ने जो रिजोल्यूशन से डायरेक्टर को ऑथराइज किया वो तो ठीक था पर डायरेक्टर उसके हिसाब से काम ही नहीं कर रहा, या बच्चों आप आज कोई डैमेजेस या कॉम्पनसेशन क्लेम करना चाह रहे हो कंपनी से, डायरेक्टर से, किसी ऑडिट फर्म से, किसी एक्सपर्ट से, दैट इज जो डैमेजेस आप लॉ में लेने के लिए एंटाइटल्ड हो, आज आप वो डैमेजेस मांगने आए हो तो वो आप इस सेक्शन में आकर मांग सकते हो, और यहां पर सारे मेंबर को इकट्ठे आने की जरूरत, सॉरी अलग अलग आने की जरूरत नहीं है, आप कलेक्टिवली एक को ऑथराइज करके उसके नाम पर वो केस लड़ सकते हो। क्या सर क्लास एक्शन का सेक्शन नहीं होता तो ऐसा नहीं हो सकता था बच्चों? हो सकता था, पर वहां पर आपको ना एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करनी होती है जिसमें बहुत सरदर्दियां थी, तो अब लॉ ने कह दिया आप अपना एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दीजिए, वो केस लड़ लेगा। और आज अगर बच्चा आप सपोज किसी ऑडिट फर्म से डैमेजेस मांग रहे हो, किसी ऑडिट फर्म के अगेंस्ट क्लास एक्शन सूट फाइल हो गया, तो बच्चों ध्यान रखना वो डैमेजेस पे करने के लिए फर्म एज वेल एज उनके पार्टनर्स हो जाएंगे लायबल। आगे कह रहे भाई जैसे ही आप क्लास एक्शन सूट फाइल करोगे तो आज एनसीएलटी आपके क्लास एक्शन सूट की एप्लीकेशन एडमिट करे या ना करे, उसके लिए लॉ मेकर ने एनसीएलटी को कुछ गाइडिंग फैक्टर्स बताए हैं कि एनसीएलटी क्लास एक्शन सूट की एप्लीकेशन एंटरटेन करने से पहले देखना कि जी उन मेंबर्स या डिपॉजिटर्स ने गुड फेथ में फाइल की हो। आज इस चीज का क्या सबूत है कि कंपनी के उन लोगों ने कंपनी में फ्रॉड किया है? इस क्लास एक्शन से मेंबर और डिपॉजिटर क्या क्लास एक्शन सूट के अलावा किसी और सेक्शन में रेमेडी मांग सकते थे? दैट इज क्या उनके पास कोई और अल्टरनेटिव अवेलेबल था या कोई और अल्टरनेटिव था ही नहीं तो क्लास एक्शन आप एप्लीकेबल करना? क्या एविडेंस है कि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है? लाइक बस ये सारा काम गुड फेथ में हो रहा था। ये कुछ गाइडिंग फैक्टर्स है बच्चों, इनको आप पढ़ लेना कि जी इन फैक्टर्स का ध्यान रखती है एनसीएलटी डिसाइड करेगा कि क्लास एक्शन सूट एडमिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जी अगर क्लास एक्शन सूट एडमिट हो गया तो एनसीएलटी ये स्टेप्स लेगा। क्या? सबसे पहले तो एनसीएलटी देगा एक पब्लिक नोटिस, देखिए जी इस कंपनी के अगेंस्ट ना क्लास एक्शन इनिशिएट हो गया है। और जैसे ही उसने पब्लिक नोटिस दिया उसने देखा जी इस कंपनी के अगेंस्ट तो ऑलरेडी पहले से एक क्लास एक्शन फाइल था, तो अब क्या दो अलग अलग क्लास एक्शन चलने चाहिए? लॉ ने कहा नहीं। लॉ ने कहा अगर मल्टीपल क्लास एक्शन सूट एक कंपनी के अगेंस्ट फाइल है तो उस केस में सारी एप्लीकेशन को हम ज्वाइन कर देंगे और वो सारे एप्लीकेंट्स मिलकर अपने में से एक को लीड एप्लीकेंट इलेक्ट करेंगे। अगर वो इलेक्ट नहीं कर पा रहे तो ट्रिब्यूनल उस केस में एक लीड एप्लीकेंट चुनेगा जो उनके बिहाफ पर ये सारा केस लड़ेगा। पर मल्टीपल क्लास एक्शन सूट यहां पर अलाउड नहीं होंगे और एनसीएलटी चाहे तो जो क्लास एक्शन सूट फाइल करने का खर्चा है वो भी मेंबर या डिपॉजिटर होल्डर्स को कंपनी से या जिस पर्सन ने लॉ ब्रेक किया था जिसके अगेंस्ट आपने स्टेप लिया उनसे दिलवा सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका द चैप्टर ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसमें बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन तो आपका 244 रहता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। कोई डाउट अगर स्पेसिफिकली इस चैप्टर में है तो पूछ लीजिए, वरना बच्चों हमने कल से लेकर आज तक अपना डायरेक्टर्स पूरा किया चैप्टर 1 to 3, उसके बाद ये इंस्पेक्शन का चैप्टर पूरा किया, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, एंड उसके बाद ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो 149 से लेकर 246 ऑलमोस्ट मैं कहूंगा ये 100 सेक्शंस हमने रिवाइज कर लिए कंपनीज एक्ट के। For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon.